शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 181 से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अनइक्वल कास्टर इन द व्हीकल। वाहन में असमान कास्टर का प्रभाव क्या होगा, यानी कि जो कास्टर एंगल है वो अनइक्वल हो जाए। भाई हमारे जो पहिए हैं उनमें एक में कास्टर की वैल्यू कुछ हो, दूसरे में अलग हो, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम ना हो, अनइक्वल हो, तो क्या इफेक्ट होगा। तो कास्टर जो एंगल है, ये पिछली वीडियोज में क्वेश्चन आया था, उन्होंने बहुत अच्छे समझाया था कास्टर एंगल को। और तीन होते हैं कास्टर एंगल, एक पॉजिटिव कास्टर होता है, एक न्यूट्रल कास्टर होता है, एक नेगेटिव कास्टर होता है। तो ये मैंने पिक्चर बना के आपको समझाया था, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो देखी उसको पता होगा कास्टर एंगल क्या होता है। तो यहाँ पूछा गया अगर अनइक्वल कास्टर है, जो कास्टर एंगल की वैल्यू है अनइक्वल है, असमान है, उसका प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन ए है व्हीकल पुल ऑन द वन साइड व्हील, वाहन एक तरफ के पहिए की ओर खींचेगा। बिल्कुल सही है, ये आंसर भी सही है भाई। अगर कास्टर एंगल अलग अलग है दोनों पहियों को, तो जो वाहन है स्टीयरिंग करते समय क्या होगा, वो अपने तरफ खींचेगा उसको भाई, यानी कि जो हमारा वाहन है व्हीकल एक तरफ खींचा चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हीकल पुल टू द वन साइड ऑफ द व्हील। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ए पर टिक करेंगे। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी है व्हीकल विल नॉट मूव, वाहन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि वाहन नहीं चलेगा, ये गलत ऑप्शन है। सी है ड्राइवर हैव टू यूज लेस एफर्ट ऑन द स्टीयरिंग, बिल्कुल गलत है। जो ड्राइवर है इसमें कहा गया कि ड्राइवर को स्टीयरिंग पर कम प्रयास करना पड़ेगा, लेस एफर्ट करना पड़ेगा। जी नहीं, बल्कि ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। डी है इंक्रीज द स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, इसकी वजह से जो स्टीयरिंग की स्थिरता है, स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। जी नहीं, घट जाएगी बल्कि। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं थे। उससे क्या होगा, अगर कास्टर अनइक्वल है तो व्हीकल पुल ऑन द वन साइड, व्हीकल है वाहन एक साइड में खींचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, वाई रबर बफर इज प्रोवाइडेड इन द मेन स्प्रिंग ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। निलंबन प्रणाली के मुख्य स्प्रिंग में रबर बफर क्यों प्रदान किया जाता है। भाई देखो, मैंने समझाने के लिए लिया है ये पिक्चर। ये मान ले स्प्रिंग है भाई सस्पेंशन का, और स्प्रिंग के अंदर ये लगे, जो रेड कलर का ये लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं रबर बफर। तो समझाने के लिए मैंने पिक्चर लिया है। तो ये जो रबर बफर है हम स्प्रिंग के साथ क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्रांसफर पे लोड स्मूथली, जो पे लोड है उसको सुचारू रूप से स्थानांतरित करना। जी नहीं, इसमें पे लोड से इसका कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगी। बी है प्रोटेक्ट चेसी फ्रेम फ्रॉम द हैवी जक, यानी चेसी फ्रेम को बाहरी झटकों से बचाना। जी हाँ, यही जो मकसद होता है सस्पेंशन सिस्टम का भी होता है। और स्प्रिंग के साथ अगर हम ये एक्स्ट्रा लगा दें रबर बफर, तो हमारी जो चेसी होती है व्हीकल की, फ्रेम होता है, उसको जो भारी झटके हैं जो लगेंगे उससे ये बचाता है, क्योंकि ये भारी झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उन झटकों को चेसी तक जाने नहीं देता, चेसी के जो फ्रेम वहां तक नहीं जाने देता, तो हमारी चेसी फ्रेम को इन झटकों से बचाता है। इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पर हम टिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ट्रांसफर द लोड इक्वली, लोड को समान रूप से स्थानांतरित करता, लोड से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोवाइड द स्टीयरिंग कंट्रोल स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग नियंत्रण स्थिरता प्रदान करता। जी हाँ, ये कर सकता है। अगर आपका झटके नहीं लगेंगे तो स्टेबिलिटी स्टीयरिंग की जो कंट्रोल है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं हुआ। मुख्य उद्देश्य तो क्या हुआ भाई, जो ज्यादा झटके हैं उनको चेसी तक नहीं जाने देता। अगर वो चेसी तक ना जाएंगे स्टेबिलिटी तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन प्राइमरी जो उद्देश्य है वो हुआ क्या हुआ, हमारे चेसी फ्रेम को हैवी जो जक हैं झटके उनसे बचाएगा। तो बी पर ही टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, विच फैक्टर अफेक्टिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। इन चार कारकों में से भाई हमारे सस्पेंशन को कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है डैमेज्ड चेसी फ्रेम, अगर चेसी फ्रेम डैमेज हो जाए तो सस्पेंशन से इसका लेना देना नहीं है। बी है वोर्न आउट स्प्रिंग, बिल्कुल ये इसको अफेक्ट करेगा भाई। अगर सस्पेंशन का स्प्रिंग ही वोर्न आउट है, स्प्रिंग ही घिसा हुआ है, टूटा हुआ है, तो सस्पेंशन काम ही नहीं करेगा, तो ये अफेक्ट जरूर करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, मोर शॉक्स एंड अनकंफर्टेबल राइडिंग, अधिक शौक और असुविधाजनक सवारी। भाई अगर ये कहा जाता ना कि सस्पेंशन सिस्टम ही खराब है तो ये ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया सस्पेंशन सिस्टम खराब है। सिर्फ ये पूछा गया भाई सस्पेंशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, या किससे वो ज्यादा प्रभावित होगा। वो प्रभावित होगा हमारे वोर्न आउट स्प्रिंग से। अगर घिसा हुआ है तो सस्पेंशन सिस्टम वर्क नहीं करेगा। डी है एबनॉर्मल टायर वेयर, असामान्य टायर वेयर, सस्पेंशन से इसका भी टायर के जो घिसाव से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 184, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डिफेक्ट। चित्र में टायर में किस प्रकार का दोष था, ये पिक्चर आपको दी गई है क्वेश्चन के साथ, और ये डिफेक्ट देख के आपने बताना है ये कौन सा डिफेक्ट है। डिफेक्ट में क्या है, देखो आप देख सकते हो बीच में जो हमारे ये ट्रेड है, ट्रेड के बीच बीच में ऐसे घिसा हुआ है भाई, यहाँ पे देख रहे हो ना जगह खाली है, तो इनको इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे ये हमें बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ये ऑप्शन है करेक्ट ट्रेड्स, दरार वाले ट्रेड,
बी है वियर ऑन द सेंटर, केंद्र पर घिसाव, सी है फेदर एज, पंख वाले किनारे, और डी है बोल्ड स्पॉट वियर, बोल्ड स्पॉट का घिसाव। भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी है, आपने याद रखना है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बोल्ड स्पॉट, यानी कि जो बोल्ड स्पॉट है, बोल्ड से आप रिलेट कर सकते हो बाल्ड, और बाल्ड का मतलब होता है गंजा। तो कहीं कहीं से टायर भी क्या हमारा बीच बीच में से गंजा हम कह सकते हैं, ये क्या है, गंजा है। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं बोल्ड स्पॉट वियर, बीच बीच में जो स्पॉट है वो बोल्ड है, गंजे हैं, वियर उनका हो चुका है, घिसाव हो चुका है। तो इसी डिफेक्ट को क्या कहेंगे, बोल्ड स्पॉट वियर। डी पर टिक करेंगे, या ऐसे याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 185, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डिफेक्ट इन द टायर, चित्र में टायर में किस प्रकार का दोष है। अब आपको ये पिक्चर दी जाएगी क्वेश्चन के साथ, समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर ली है क्योंकि इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अब इस डिफेक्ट को बताना आपने कौन सा ये डिफेक्ट है। ऑप्शन आपके पास है बोल्ड स्पॉट वियर, ये आप देख चुके हैं, तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी है रैपिड वियर एट द सेंटर, केंद्र पर घिसाव, केंद्र पर घिसाव हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फेदर एज, पंख का किनारा, वियर ऑन द वन साइड पे वियर नहीं है, आप कहीं भी ऐसा नहीं बराबर आपको दिख रहा होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं से भी कर सकते थे। भाई तीनों ऑप्शन हमारी डिलीट हो चुकी हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है फेदर एज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको पूरा बताने के लिए भाई, ताकि भूलो ना फेदर एज होता क्या वो समझ लो। फेदर एज टायर वियर्स आल्सो नोन एज द स्कफिंग, इसको स्कफिंग भी बोलते हैं। अगर इसकी जगह कैसे क्या दिया हो, हमें स्कफिंग दिया हो तो भी हमारा आंसर हो सकता था। वो क्या होता है, इज द टाइप ऑफ अनइवन टायर वियर, ये अनइवन टायर वियर है जिसमें जो एक साइड के ट्रेड हैं वो हमारे स्मूथ हो जाते हैं और दूसरे क्या हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, आप यहाँ पर जो हमारे ये देख अलग अलग से हमारे दोनों किनारे अलग अलग टाइप से घिसे हुए हैं। ये अनइवन हमारा वियर हुआ है, एक साइड हमारी क्या है थोड़ी स्मूथर है, दूसरी क्या शार्प है, राउंड है, तो दोनों एजों में डिफरेंस आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम फेदर एज, पंख वाला किनारा इसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे। हालांकि क्वेश्चन की जो पिक्चर दी गई इसको देख के इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186, व्हाट इज द मेन कोज फॉर वियर ऑन द वन साइड ऑफ द टायर, टायर के एक और घिसाव का मुख्य कारण। ये पूछा गया भाई, अगर टायर हमारा एक साइड से ज्यादा घिस जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है इन प्रॉपर कैम्बर, अनुचित कैम्बर एंगल, बी है इन प्रॉपर कास्टर, अनुचित कास्टर एंगल, सी है ओवर इन्फ्लेशन, अधिक महंगाई। यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं है, बल्कि ये क्या कि ज्यादा हवा भर जाए तो। अंडर इन्फ्लेशन, अगर वो जो हवा है टायर के अंदर वो कम हो जाए तो, मतलब एक लिमिट से। तो यहाँ कारण पूछा गया है भाई, अगर टायर एक साइड से वियर होता है तो हमने पीछे भी किया था क्वेश्चन में, उसका मुख्य कारण होता है उसका कैम्बर एंगल। भाई अगर उसका जो कैम्बर एंगल नेगेटिव कैम्बर हो या पॉजिटिव हो, ज्यादा हो जाए, अनुचित हो, इनप्रॉपर हो, तो हमारा जो टायर है एक साइड से ज्यादा घिसेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए है। ए पर टिक करेंगे, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पॉजिटिव कैम्बर में हमारा जो टायर है वो बाहरी सिरे से ज्यादा घिसेगा, बाहर की साइड से ज्यादा घिसेगा, और नेगेटिव कैम्बर में हमारा जो टायर है अंदर की तरफ से ज्यादा घिसेगा। यही पूछा गया था, जो टायर है एक साइड से ज्यादा घिसे। हालांकि आप यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हो, ओवर इन्फ्लेशन, अगर हवा ज्यादा भर जाए टायर में तो भी हमारा घिसाव अनइवन होता है भाई, अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता। अंडर इन्फ्लेशन में भी अगर हवा कम हो, ये भी मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ एक साइड का आ गया। देखो अगर ओवर इन्फ्लेशन हो, ज्यादा टायर में हवा हो, तो सेंटर में से घिसेगा, किनारे सेफ रह जाएंगे। अगर हवा कम है तो सेंटर में से बच जाएगा, दोनों किनारे घिस जाएंगे, लेकिन दोनों किनारे बराबर घिसेंगे, ना कि एक साइड घिसेगी। यहाँ पूछा गया है टायर की एक साइड के बारे में, तो एक साइड तो जब घिसेगी अगर उसका कैम्बर एंगल क्या अनुचित हो, इनप्रॉपर हो, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो ना होकर उसके अलावा कोई वैल्यू उसकी ज्यादा या कम दे रखी हो हमारे व्हीकल में, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो टायर है एक साइड से ज्यादा घिसेगा। ये आंसर था हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, व्हाट इज द रीजन ऑफ फास्टर वियर आउट ऑफ द टायर एज। अब यहां पूछा गया टायर एज, भाई टायर के किनारे का ज्यादा घिसने का क्या कारण हो सकता है। अब एक किनारा नहीं कहा गया, किनारे का गया, दोनों को घिसने का क्या कारण हो सकता है। तो ये हमने किया था पिछली वीडियो में। अगर हमारे किनारे घिसते हैं, देखो यहां देख सकते हो आप, हमारे किनारे ज्यादा घिसे हुए हैं दोनों साइड से, सेंटर हमारा नहीं घिसा हुआ है। तो ये किस केस में होता है, अंडर इन्फ्लेटेड टायर में, यानी कि अगर हवा
उसके जितना प्रेशर उसको चाहिए होता है उससे कम भरी हो तो हमारा टायर की जो शेप है वो इस प्रकार से हो जाती है, ऐसे किनारे ये बाहर निकल जाते हैं और सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा अंदर चला जाता है। तो टच किसके रोड के साथ क्या होता है, हमारे किनारे होते हैं, दोनों किनारे घिस जाते हैं। तो ये पूछा गया क्या रीजन है जो हमारा टायर के एज घिस जाते हैं जल्दी सेंटर की बजाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर इन्फ्लेटेड। ये देख लेते हैं, ऑप्शन ए में रहा अंडर इन्फ्लेटेड टायर, यानी कम दबाव वाला टायर, यानी कि उसमें एयर प्रेशर क्या है, कम है जितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं रही, पिछली वीडियो मैंने अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, व्हाई द अल्टरनेटर स्पोक्स आर स्क्रूड टू स्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड द रिम इन द वायर व्हील। पहिए के तार वैकल्पिक तंतु क्यों आगे और पीछे की और रिम पर चढ़ते उतरते हैं। भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। इसमें ये पूछा गया है, देखो ये हमारा हब है, ये रिम है, इनके बीच में ये स्पोक्स लगे होते हैं जिनको हम छड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन पीछे भी आता है उसमें भी समझाया था। तो ये छड़ आप देख सकते हो, एक आगे लगी हुई है, एक पीछे लगी हुई है, यानी कि एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिजाइन ऐसे देखा भी होगा आपने, साइकिल में भी देख सकते हो, या कार का जो पहिया जिसमें अगर इस प्रकार के व्हील अगर कहीं लगे हुए हो तो वहां भी देख सकते हो, लेकिन सबसे आसानी से आप अपने साइकिल में देख सकते हो। तो जो ये स्पोक्स लगे होते हैं, एक आगे लगे होते हैं, एक पीछे लगे होते हैं, ऐसे आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड लगे होते हैं। इसका कारण क्या है ये पूछा गया, क्यों करते हैं ऐसा। ऑप्शन है टू टेक द अनइवन लोड, असमान लोड को सहन करने के लिए। बी है टू प्रोवाइड द क्यूशनिंग इफेक्ट, असरदार कुशनिंग प्रभाव प्रदान करने के लिए। सी है टू ऑब्जर्व ब्रेकिंग एंड ड्राइविंग टॉर्क, ब्रेकिंग और ड्राइविंग टॉर्क को अवलोकित करने के लिए। डी है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली, लोड को समान रूप से वितरित करने के लिए। तो भाई जो हमारे ये स्पोक्स होती हैं, छड़ होती है, इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरह से क्यों जोड़ा जाता है, ताकि ये क्या कर सके, हमारे जो ब्रेकिंग और ड्राइविंग टॉर्क को ऑब्जर्व कर सके, टू ऑब्जर्व द ब्रेकिंग एंड ड्राइविंग टॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे, अपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189, व्हाट इज द कॉज ऑफ पुअर सेल्फ सेंटरिंग इन द व्हीकल। वाहन में खराब आत्म केंद्रीकरण का कारण क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सेल्फ सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कार को या किसी भी व्हीकल को आप टर्न करते हो तो टर्न करने के बाद जब अगर आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दो तो अपने आप वापस कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, सेल्फ सेंटरिंग बोला जाता है। अब यहाँ क्या आ गया, पुअर। भाई वो सेल्फ सेंटरिंग हमारी पुअर है, खराब है, तो उस खराब सेल्फ सेंटरिंग का क्या कारण हो सकता है इन चार में से। ऑप्शन ए है फिल्टर चोक्ड, फिल्टर जाम हो जाएगा, इससे लेना देना नहीं है हमारे स्टीयरिंग का। बी है इन प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट, बिल्कुल अगर व्हील अलाइनमेंट ही प्रॉपर नहीं है तो हमारी जो सेल्फ सेंटरिंग है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बुर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और व्हील अलाइनमेंट अगर सही नहीं है, सेल्फ सेंटरिंग भी खराब होती है और हमारे टायर का भी जो घिसाव है वो अनइवन होता, बराबर नहीं होता। तो प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट जरूरी होती है हमारे व्हीकल के लिए। तो बी पर टिक करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नेक्स्ट भी देख लेते हैं, लूज व्हील लेवल, ढीला पहिया सत्र जी नहीं, लो ऑयल लेवल, कम तेल का सत्र, ये इलॉजिकल ऑप्शन है, ये देखने की जरूरत भी नहीं थी। इन प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट इसका आंसर होगा। अगर पूर सेल्फ सेंटरिंग हो रही है तो आपकी अलाइनमेंट आपको चेक करने की जरूरत है, उसमें हमारी व्हील अलाइनमेंट खराब हो सकती है जिसकी वजह से सेल्फ सेंटरिंग भी खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इनप्रॉपर ब्रेक एडजस्टमेंट। अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का परिणाम क्या होगा। अगर हमारी ब्रेक एडजस्टमेंट सही नहीं है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ए हमारे हार्ड स्टीयरिंग, हमारी स्टीयरिंग कठोर हो जाएगी। व्हील वोबलिंग, पहिया हिलने लग जाएगा। सी है स्टीयरिंग व्हील प्ले, स्टीयरिंग व्हील में प्ले आ जाएगी। व्हीकल पुल टू द वन साइड, हमारा वाहन एक तरफ खिंचाव हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर है डी, आपने याद रखना है। अगर हमारी ब्रेक एडजस्टमेंट बी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसका जो परिणाम होगा, हमारा व्हीकल क्या है, एक साइड में पुल करेगा। भाई आगे हमारे दो पहिए, दोनों पहियों में जो ब्रेकिंग की एडजस्टमेंट है, यानी कि एक में ज्यादा ब्रेक लग जाए एक में कम हो, व्हीकल क्या होगा, एक साइड में पुल करेगा, एक साइड में खिंचाव करेगा। तो व्हीकल पुलिंग टू द वन साइड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टीयरिंग व्हील प्ले एक्सेस। स्टीयरिंग व्हील में अधिक खेल का कारण क्या है। भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्टीयरिंग व्हील प्ले है एक्सेस हो जाए तो उसका कारण क्या होगा। इसको समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन लिया। स्टीयरिंग व्हील प्ले होता क्या है। स्टीयरिंग व्हील प्ले refers to the amount of movement or slack in the steering wheel before vehicle front wheel actually turn। यानी कि व्हील प्ले होता क्या है भाई, आप स्टीयरिंग को घुमा रहे हो, आपके स्टीयरिंग घुमाने से क्या होना चाहिए, अगले जो व्हील है वो टर्न करने चाहिए। लेकिन एक पार्ट ऐसा होता है, एक पोर्शन ऐसा होता है, जब आप व्हील को घुमाते हो तो अगले वाले पहियों में कोई असर नहीं होता, तो वो जो खाली व्हील जो घूमता है उसी को क्या बोलते हैं, व्हील प्ले बोलते हैं। अब वो एक्सेस होने का, ज्यादा होने का क्या कारण है वो पूछा गया है।
ऑप्शन ए है इन प्रॉपर प्री लोड डिफेक्टिव स्टीयरिंग, बी है लो ऑयल लेवल, सी है ड्रॉप इन द प्रेशर, डी है वोर्न आउट सीलिंग रिंग। भाई ये और ऑयल लेवल इसका कोई लेना देना नहीं है स्टीयरिंग व्हील से। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इम्प्रॉपर प्री लोड डिफेक्टिव स्टीयरिंग, अनुचित प्री लोड दोषपूर्ण स्टीयरिंग अगर है तो उसमें जो प्ले है वो एक्सेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो इनप्रॉपर प्रीलोड इन स्टीयरिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू द स्टीयरिंग बॉक्स, किससे रिलेटेड है? स्टीयरिंग बॉक्स से रिलेटेड है। विच कोज वैरायटी ऑफ द स्टीयरिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे स्टिफ स्टीयरिंग यानी कि स्टीयरिंग करते समय आपको एक हार्ड महसूस होगा, हार्ड टू टर्न करने में थोड़ा मुश्किल आएगी, इवन फीलिंग ऑफ द स्टीयरिंग व्हील कैचिंग, और ऐसा लगेगा कि व्हील आपको कैच कर रहा है, एक जगह चिपकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उसकी प्ले ज्यादा हो जाए, और वो किसके कारण होती है? प्रॉपर प्रीलोड डिफेक्टिव स्टीयरिंग के कारण होती है। ये पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, व्हाट इज द कॉज ऑफ व्हील वोबलिंग? व्हील वोबलिंग का कारण क्या होगा? भाई वोबलिंग का मतलब होता है डगमगाना। भाई अगर आपका व्हील, इस पर समझाने के लिए मैंने भाई पिक्चर ली, व्हील आपका ऐसा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर ऐसे डगमगाने लग जाए, हिलने लग जाए, तो उसको बोलते हैं व्हील वोबलिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हील वोबलिंग का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है इनप्रॉपर टायर प्रेशर, अगर टायर प्रेशर सही नहीं है, बी है किंग पिन वोर्न आउट, किंग पिन घिस गई है, सी है ड्रॉप इन द प्रेशर, दबाव में गिरावट है, डी है रॉन्ग होज साइज, अगर होज साइज का जो आकार है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। आपने याद रखना है व्हील की वोबलिंग कब हो सकती है? जब उसके किंग पिन क्या हो जाए? वोर्न आउट हो जाए, घिस जाए, वो खराब हो जाए, तो हमारा टायर क्या हिलने लग जाएगा। तो किंग पिन वोर्न आउट इसका कारण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, व्हाई टायर वियर फाउंड एबनॉर्मल इन द व्हीकल? वाहन में टायर का जो घिसाव है असामान्य होने के कारण क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। व्हीकल का जो टायर है अनइवनली असामान्य रूप से घिस रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है लूज व्हील नट, ढीला पहिया नट, जी नहीं। इन प्रॉपर लिंकेज एडजस्टमेंट, अनुचित लिंक समायोजन, जी नहीं। इन प्रॉपर टो इन टो आउट, बिल्कुल ही आंसर बी हो जाएगा। अगर टो इन टो आउट क्या है? प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, अनुचित है, तो हमारे व्हील का जो टायर है वो व्हील भी क्या होगा? अनइक्वल होगा, एबनॉर्मल होगा, असामान्य होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पक्के से याद हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इम्प्रॉपर टायर प्रेशर, अनुचित टायर का दबाव, ये कारण भी हो सकता है। अगर भाई टायर का प्रेशर भी अनुचित हो, बराबर नहीं हो, आपने देखा था अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो सेंटर में से घिसता है टायर, और कम हो जाए तो किनारों पर घिसता है। लेकिन यहाँ आंसर में हम टिक करेंगे इम्प्रॉपर टो इन टो आउट पे, ये मुख्य कारण होता है। एबनॉर्मल पूछा गया है, असामान्य पूछा गया। अगर किनारों की और सेंटर की कुछ बात की होती तो इम्प्रॉपर टायर प्रेशर हमारा आंसर आता, लेकिन यहाँ किनारे या सेंटर की कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ सिर्फ एबनॉर्मल पूछा गया, असामान्य व्हील बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सी पर टिक करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना, सी पर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, व्हाट कॉजेज द डिफेक्ट ऑफ हार्ड स्टीयरिंग इन द हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम? हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में जो हार्ड स्टीयरिंग, भाई आपका जो स्टीयरिंग करते समय आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड हो चुका है, जो स्टीयरिंग व्हील है घुमाते समय में मुश्किल आ रही है, हार्ड हो चुका है, तो उसका क्या कारण है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है इन प्रॉपर पोजिशन ऑफ द ड्रॉप आर्म, जी नहीं। टाई रोड लूज फिटिंग, जो टाई रोड की फिटिंग है लूज है, जी नहीं। बैंड इन द एक्सल बीम, यस, ये आंसर हो जाएगा। अगर एक्सल बीम मुड़ जाए तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। किसमें? हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, सी पर हम टिक करेंगे। इन प्रॉपर साइज ऑफ द टायर, टायर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हार्ड स्टीयरिंग का कारण इन चार में से ये हो सकता है, बैंड इन द एक्सल बीम। और आपको समझाने के लिए मैंने पिक्चर भी दी है, जो एक्सल बीम है वो क्या है? ऐसे बैंड हो चुका है, इसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी पर टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 195, व्हाट कॉजेज एयर सक्शन इन द पंप ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम? हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में के पंप में वायु सक्शन का क्या कारण होता है? ऑप्शन आपके पास है नॉइस, शोर होएगा, बी है हाई फ्लूइड लेवल, सतर जो ऑयल का वो ज्यादा हो जाएगा, लो प्रेशर कम दबाव हो जाएगा, डी है स्टीयरिंग व्हील प्ले, स्टीयरिंग व्हील में प्ले हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है। अगर आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर सक हो जाए, अंदर उसके एयर चले जाए, वायु चले जाए, तो उसमें क्या होगा? नॉइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? शोर आना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से हम 2 बार कर चुके थे इससे पहले भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर सक हो जाए, उसके अंदर ट्रैप हो जाए, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा? नॉइस होगी, शोर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है, ए पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लो प्रेशर इन द हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम? हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में
कम दबाव का कारण क्या है? भाई आपके हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में प्रेशर कम है, प्रेशर क्या है? कम है। तो इन चार में से क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है लो ऑयल लेवल यानी कि तेल का स्तर कम है, बी है रॉन्ग फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग, जो प्रवाह नियंत्रण वाल्व है उसकी सेटिंग गलत है, सी है एयर इन द सिस्टम, सिस्टम में हवा है, और डी है वोर्न आउट सीलिंग रिंग, अगर आपकी सीलिंग रिंग घिसी हुई है। तो इन चार में से जो कम प्रेशर का लो प्रेशर का कारण हो सकता है वो है बी ऑप्शन रॉन्ग फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग। अगर आपके फ्लो कंट्रोल वाल्व की सेटिंग गलत है, जिसमें जो फ्लो कंट्रोल वाल्व होती है ये आपके प्रेशर में कंट्रोल करती है किसका? उसके फ्लूइड के फ्लो को। तो अगर फ्लो ही गलत है, उसकी सेटिंग ही गलत है, तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो सबसे सही कारण चार ऑप्शन में से हो सकता है रॉन्ग फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग। तो बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197, व्हाट इज द नेम ऑफ पावर असिस्टेड सर्वो ब्रेक? चित्र में दर्शाए गए पावर असिस्टेड सर्वो ब्रेक का नाम क्या है? भाई क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया जाएगा, इस डायग्राम को आपने देख के बताना है ये कौन से पावर असिस्टेड सर्वो ब्रेक है, यानी कि सर्वो ब्रेक की टाइप है। आपने बताना है जो पावर है वो कैसे असिस्ट की जाती है। ऑप्शन ए है आपके पास वैक्यूम सस्पेंडेड पावर ब्रेक है, बी है एयर सस्पेंडेड पावर ब्रेक है, सी वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक है, या डी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। सी पर हम टिक करेंगे, याद रखना है। डायग्राम को देख के कैसा पता लगेगा कि ये वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक है? देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने लाइन भी लिखी है, यहाँ से समझ लीजिए। वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक कैन बी आइडेंटिफाइड, भाई इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय द ब्रेक बूस्टर लोकेटेड बिटवीन द ब्रेक पैडल एंड द मास्टर सिलेंडर। भाई ये जो ब्रेक बूस्टर है ये हमारे पैडल के और मास्टर सिलेंडर के बीच में होता है। अगर पिक्चर में ये ब्रेक बूस्टर जो है हमारा मास्टर सिलेंडर और पैडल के बीच में दर्शाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक है। उसका काम क्या होता है? व्हेन द ब्रेक आर applied the vacuum in the booster is used to increase the force applied by the driver foot, यानी कि जो ड्राइवर यहाँ से ब्रेक लगाने के लिए फोर्स अप्लाई करता है, ये ब्रेक बूस्टर क्या करता है? उस फोर्स को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। तो इसको आंसर सी है, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 198, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड इन द ब्रेकिंग सिस्टम? चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देख के बताना है भाई ये जो डिवाइस है यूज की जाती है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम में, और इस डिवाइस का नाम क्या होगा आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व, ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व है ये, बी मास्टर सिलेंडर है ये, सी रिजर्वोयर है, या डी पिस्टन है। तो ये जो पिक्चर में दिखाया गया है ये है हमारी ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व, ये याद रखना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये जो एक वाल्व का चित्र दिया गया है ये कौन सी वाल्व है? ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व है। और इसका काम क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनिंग वाल्व आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कार एंड अदर रोड व्हीकल टू रिड्यूस द ब्रेक फ्लूइड प्रेशर टू द रियर ब्रेक। ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व हमारी कार और दूसरे व्हीकल में यूज की जाती है। इसका काम है टू रिड्यूस द ब्रेक फ्लूइड प्रेशर, जो रियर ब्रेक है, पिछले पहिए के जो ब्रेक है उनमें फ्लूइड प्रेशर को कम करना इसका काम होता है। कम क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ड्यू टू वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैवी ब्रेकिंग, एकदम आप जोर से जब ब्रेक लगाते हो तो जो ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है वो फ्रंट व्हील पे चाहिए होते हैं भाई, क्योंकि सारा का सारा वेट ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें जो ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट व्हील है, फ्रंट एक्सल है, वहां पर ज़्यादा ब्रेकिंग की जरूरत होती है बजाय पिछले पहियों के। इसलिए इसका काम क्या होता है? इसमें नाम भी छुपा ब्रेक प्रोपोर्शनिंग, यानी कि वो प्रेशर को प्रोपोर्शन में बांट देती है। जहां ज्यादा जरूरत है, यानी कि फ्रंट एक्सल में ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा प्रेशर को भेज देगी, और रियर एक्सल में कम प्रेशर की जरूरत है वहां उसको रिड्यूस कर देगी। तो यही इसका काम होता है। तो इसका नाम था ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 199, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मास्टर सिलेंडर? निम्न चित्र में मास्टर सिलेंडर का प्रकार क्या है? भाई ये एक मास्टर सिलेंडर का आपको चित्र दिया गया है, आपने बताना कौन सी टाइप का ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर कहाँ यूज किया जाता है? ये किया जाता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। तो इसका काम होता है, बाकी के जो 4 सिलेंडर होते हैं उनमें जो प्रेशर की सप्लाई करते हैं वो कहाँ से की जाती है? मास्टर सिलेंडर से की जाती है। ऑप्शन आपके पास है सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है,
बी टेंडम मास्टर सिलेंडर है, सी टैंक टाइप मास्टर सिलेंडर है, या डी सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर है। तो भाई ये याद रखना आपने, ये है हमारा टेंडम मास्टर सिलेंडर, बी पर हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। पहचान क्या है, टेंडम मास्टर सिलेंडर में हमेशा आप यहाँ देखोगे दो रिजर्वोयर मिलेंगे आपको। ये क्या है, रिजर्वोयर है जिसमें प्रेशर स्टोर है, और ये रिजर्वोयर एक हमारा फ्रंट व्हील में यूज किया जाता है और एक रिजर्वोयर हमारा रियर व्हील में, यानी कि रियर व्हील और फ्रंट व्हील के लिए अलग अलग रिजर्वोयर होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेंडम मास्टर सिलेंडर है। जबकि जो दूसरे मास्टर सिलेंडर होते हैं उनमें जो चारों व्हील है उनके लिए खाली एक ही रिजर्वोयर यूज की जाती है, उनको हम सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो रिजर्वोयर दिए गए हैं, यहाँ भी फ्लूइड होगा, यहाँ भी फ्लूइड रिजर्व होगा, और यहाँ से सप्लाई होगी हमारे रियर एक्सल में, यहाँ से हमारी फ्रंट एक्सल में, या फ्रंट व्हील में कह सकते हैं, या रियर व्हील में कहा जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंडम मास्टर सिलेंडर कहते हैं। बी पर टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200, What is the name of the part marked as X in the brake pedal assembly? ये ब्रेक पैडल असेंबली का आपको चित्र दिया गया है। इसमें आपने बताना है यहाँ पर जो पार्ट है जिसका इसने नाम लिख रखा है X, इस X का नाम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है क्लेविस, लोकनट, पैडल या पुश रोड। तो ये जो पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है इस पार्ट को हम क्लेविस कहते हैं, क्लेविस इसका नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको समझाने के लिए जो क्लेविस ऐसा होता है भाई, ये पार्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए पिक्चर ली है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको ये जो पार्ट है इस तरह से नजर आएगा, ये क्लेविस है। और इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट एसेंशियली एक्ट एज ए कपलिंग लिंक। इसका काम क्या होता है, कपलिंग लिंक, लिंक बनाता है भाई किस किस के बीच में, enabling the mechanical action of the pedal to translate into the hydraulic pressure और other braking mechanism। यानी कि ये अनेबल करता है जो मैकेनिकल एक्शन होता है, जो पेडल पे फोर्स लगाई जाएगी ब्रेक लगाने के लिए, उसको किस में ट्रांसलेट कर देता है, हाइड्रोलिक प्रेशर में ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ये इसका काम होता है। या सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हो, ये एक तरह से कुंडा या कड़ी भी कह सकते हैं, जिसका काम है दो पार्ट्स को जोड़ना। तो इसको इंजीनियरिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, क्लेविस बोलते हैं। तो ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 201, व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर का प्रकार क्या है। अब ये चित्र दिया गया दूसरे मास्टर सिलेंडर का, आपने बताना है इसको देख के ये कौन से प्रकार का मास्टर सिलेंडर है। ऑप्शन आपके पास वही है, टेंडम मास्टर सिलेंडर है, सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर है, सी है टैंक के टाइप मास्टर सिलेंडर है, या डी है सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है। तो टेंडम में जैसे हमने देखा था दो रिजर्वोयर थी इसलिए उसको टेंडम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक ही रिजर्वोयर है और चारों व्हील जो है वहां यहाँ से सप्लाई होती है फ्लूइड की खाली एक ही रिजर्वोयर से। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। आपने ये भी याद रखना, ये क्या हमारा सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टेंडम आपने देख लिया, टेंडम में दो रिजर्वोयर होते हैं, सिंगल बैरल नाम में भी सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। तो अगर एक रिजर्वोयर दिखे तो इसका मतलब क्या, वो सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 202, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए कौन सा सिद्धांत लागू होता है, ये पूछा गया। जो हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम यूज किया जाता है, बी है बोयल्स लॉ, बोयल का नियम यूज किया जाता है, सी ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का नियम यूज किया जाता है, या डी ऑप्शन है हुक्स लॉ, हुक्स के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है वो होता है हमारा पास्कल लॉ, पास्कल का नियम यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और पास्कल को नियम को समझाने के लिए मैंने आपको एक पिक्चर दी है और साथ में यहाँ लिखा हुआ है, पास्कल लॉ इन द सिंपल टर्म मीन्स when you apply pressure to a fluid, that pressure is transmitted equally throughout the fluid in the all direction। भाई ये ला ये कहता है जब भी आप फ्लूइड पे प्रेशर लगाओगे किसी पॉइंट पर, वो प्रेशर सभी डायरेक्शनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी डायरेक्शन में इक्वली लगेगा। ये नहीं है प्रेशर एक डायरेक्शन में लग जाएगा। समझने के लिए, जैसे मान लिया आपने इस पिस्टन से ऊपर से प्रेशर लगाया और ये मान लेते हैं हम बैलून है, इस पे आपने फ्लूइड डाला, तो ये जो फ्लूइड है, ये जो बैलून है, गुब्बारा है, वो क्या बराबर फूलेगा सभी डायरेक्शन से। ये नहीं है कि ऊपर से प्रेशर आया और सीधा इस डायरेक्शन में गया तो इसको ऐसे इन्फ्लेट कर देगा, इसको फुला देगा, लंबा नहीं फुलाएगा। ये सभी डायरेक्शन में क्या है, ऐसे बराबर प्रेशर लगेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लिया ये हाइड्रोलिक जैक है, इधर आपके कार रखी हुई है, इधर से आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये जो फोर्स अप्लाई की जाती है ये यहाँ से ट्रांसमिट होकर, देखो आप देख सकते हो हर जगह क्या लगेगी, इक्वली लगेगी, बराबर लगेगी। यही पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम यही कहता है जब भी आप फ्लूइड पे कोई प्रेशर लगाओगे तो सभी डायरेक्शन में बराबर लगेगा भाई।
तो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज किया जाता है पास्कल का नियम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 203, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द मैकेनिकल ब्रेक, यांत्रिक ब्रेक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये जो पिक्चर आपको क्वेश्चन के साथ दी गई है ये हमारा मैकेनिकल ब्रेक का पिक्चर है, और मैकेनिकल ब्रेक में आपने बताना है ये जो पार्ट है यहाँ पर जिसको यहाँ एक्स कहा गया है इसका नाम बताना है। भाई इस पिक्चर में अच्छे से ना दिख नहीं रहा इसलिए मैंने समझाने के लिए पिक्चर ली है। ये यहाँ पर इस तरह का एक स्प्रिंग है जिसका इसमें नाम पूछा गया क्वेश्चन में, तो इस स्प्रिंग का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेक ड्रम है, तो ब्रेक ड्रम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया स्प्रिंग है, और कौन सा स्प्रिंग है वो बताना है। बी ऑप्शन है ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, सी है पैडल रिटर्न स्प्रिंग, और डी है हमारा ब्रेक पैडल। भाई ब्रेक पैडल हमारा यहाँ पर है तो ये भी आंसर नहीं है। दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग और पैडल रिटर्न स्प्रिंग। तो पैडल रिटर्न स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है ये हमारा ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बी पर टिक करेंगे। और इसका काम क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो हमारे जो शू हैं व्हील से ऐसे अटैच हो जाते हैं, लेकिन जब आप ब्रेक छोड़ते हो तो वो जो शू है उसके साथ अटैच ना रहे, वापस उसी पोजीशन में आ जाए, यही स्प्रिंग का काम होता है। इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, जो उसको वापस ब्रेक शू को खींच लाए अपनी प्रीवियस पोजीशन में जब आप ब्रेक हटा लेते हो, पैडल से पैर हटा लेते हो, तो स्प्रिंग का यही काम होता है। तो इसका नाम था हमारा ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 204, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ब्रेक सिस्टम, चित्र में दर्शाए गए ब्रेक सिस्टम की प्रकार क्या है। ये जो चित्र है ये क्वेश्चन के साथ दिया गया है, आपने इसको देख के बताना है ये कौन से टाइप का ब्रेक सिस्टम है। आपको समझाने के लिए मैंने एक रंगीन पिक्चर भी ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपको क्लियर भी हो गया होगा ये किस प्रकार का ब्रेक है। ऑप्शन आपके पास है ड्रम ब्रेक, बी है वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक, सी है डिस्क ब्रेक, और डी है हाइड्रोलिक ब्रेक। बाइक या कार में आपने देखा होगा इस प्रकार से डिस्क होती है, उसके ऊपर अगर ऐसे दोनों तरफ पैड्स लगे हों तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क ब्रेक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ये क्या है डिस्क ब्रेक है, और आपने ये बाइक या कार में जरूर देखे होंगे अगर आपने यूज किए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, चित्र में दर्शाया गया ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार क्या है। अब ये भी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, आपको पिक्चर ये दी गई है, समझाने के लिए मैंने एक रंगीन पिक्चर भी साथ में ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पिछला था डिस्क ब्रेक, अब आपने बताना ये क्या है। ऑप्शन ए है डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक आप देख चुके हैं तो आंसर नहीं होगा। बी है ड्रम ब्रेक, सी है एयर ब्रेक, और डी हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक भी कोई सिस्टम आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं हो सकता। एयर भी आपको कहीं भी इसमें दिख नहीं रही होगी तो एयर ब्रेक भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हमारा ड्रम ब्रेक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। पहचान क्या है, ये अंदर की तरफ ड्रम है और इसके अंदर ही लगे होते हैं हमारे ब्रेक शू। इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये ड्रम है और ये हमारे शू हैं, और बीच में आप ये देख सकते हो ये स्प्रिंग है जो रिट्रैक्ट करता है हमारे ब्रेक शू को वापस जब हम ब्रेक हटाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ये हमारा ड्रम ब्रेक है और पिछले क्वेश्चन में डिस्क ब्रेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 206, विच डिवाइस परमिट एयर टू द एयर ब्रेक सिस्टम, भाई कौन सा उपकरण एयर ब्रेक प्रणाली में हवा की अनुमति देता है। यानी एयर ब्रेक सिस्टम में हवा जो एंटर करती है उसको कौन अनुमति देता है या कहाँ से वो एंटर करती है उसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है हैंड कंट्रोल वाल्व, बी है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, सी है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, या डी है हमारी ब्रेक वाल्व। तो भाई जो एयर को एंटर करने देती है एयर ब्रेक सिस्टम में अलाउ करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ब्रेक वाल्व होती है जो परमिट करती है एयर को हमारे एयर ब्रेकिंग सिस्टम में, और देखने में ये इस प्रकार की होती है। ये समझाने के लिए मैंने चित्र लिया ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए भाई ब्रेक वाल्व कैसी होती है। ये हमारी ब्रेक वाल्व है जहाँ से एयर एंटर करती है हमारी ब्रेकिंग सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 207, हाउ द स्लिप रेशियो इज कैलकुलेटेड इन एबीएस, एबीएस में स्लिप अनुपात कैसे गणना की जाती है। जो एबीएस होता है यानी कि एबीएस की जो फुल फॉर्म होती है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में जो स्लिप रेशियो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है। ये 4 फार्मूले आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है स्लिप रेशियो का फार्मूला कौन सा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्लिप रेशियो होता क्या है। स्लिप रेशियो, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ स्लिप बिटवीन द व्हील एंड द रोड। भाई रोड के और व्हील के बीच में कितना स्लिप है यही बताता हमारा स्लिप रेशियो। अगर स्लिप रेशियो 0 है तो इसका मतलब है व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली एट द सेम स्पीड ऑफ द व्हीकल। जितनी स्पीड से व्हीकल घूम रहा है उतनी ही स्पीड से हमारा व्हील भी घूम रहा है। अगर हमारा स्लिप रेशियो 0 है यानी कि कोई स्लिपेज नहीं है, व्हील स्लिप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमारा स्लिप रेशियो 100% है, इसका ये इंडिकेट क्या करता है, लॉक्ड व्हील यानी कि
व्हील पूरी तरह से लॉक हो चुका है, वो रोटेट नहीं कर रहा बल्कि वो स्लाइड कर रहा है, स्किड कर रहा है। तो स्लिप रेशियो पता करने का यही बेनिफिट है, आपको पता लग जाएगा कि आपका व्हील कितना व्हीकल की स्पीड के साथ मैचिंग है, और वो कितना होना चाहिए, हमेशा 0% ही होना चाहिए, क्योंकि जितना स्पीड से व्हीकल घूमेगा उतनी स्पीड से हमारा व्हील भी घूमना ही चाहिए। अगर ये स्लिप रेशियो इंक्रीज होता चला जाएगा उसका मतलब हमारा व्हील क्या है, स्लिप कर रहा है, स्किड कर रहा है सड़क के ऊपर। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला है ए, जो ऑप्शन में दिया गया है, इसको आपने याद रखना है। यानी कि व्हीकल की जो स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे हम व्हील की स्पीड को, और डिवाइड कर देंगे व्हीकल की स्पीड से, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से कर देंगे। तो जो इसका फार्मूला स्लिप रेशियो का आपने याद रखना है, व्हीकल की स्पीड माइनस व्हील की स्पीड, दोनों को जो माइनस करने से जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देंगे व्हीकल की स्पीड की, वाहन की गति से उसको डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा स्लिप रेशियो। ये फार्मूला आपने डायरेक्टली याद रखना है, बाकी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 208, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द एयर ब्रेक सिस्टम। चित्र में वायु ब्रेक प्रणाली में उपयोग की जाने वाली घटक का नाम बताओ। वही ये जो पिक्चर दी गई है ये कंपोनेंट है किसका, एयर ब्रेक सिस्टम का है, और आपने बताना है ये इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेक वाल्व, बी है अनलोडर वाल्व, सी है स्लैक एडजस्टर, और डी हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व। तो ये जो क्वेश्चन में दिखाया गया है ये है हमारी अनलोडर वाल्व, याद रखना भाई, बी पर टिक करेंगे। ये है हमारी अनलोडर वाल्व। इसका काम क्या होता है, व्हेन द एयर टैंक प्रेशर रीचेज इट्स मैक्सिमम सेट पॉइंट द अनलोडर वाल्व ओपन्स रिलीज द एक्सेस एयर बैक इनटू द कंप्रेसर इनटेक। यानी कि जब टैंक में एक प्रेशर मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाए, उस जो मैक्सिमम प्रेशर हमने सेट किया हुआ है उसको टच कर जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, तो अनलोडर वाल्व क्या ओपन हो जाती है, और जो एक्सेसिव एयर होती है वापस कहाँ भेज देती है, कंप्रेसर में भेज देती है, जिससे क्या होता है हमारा टैंक या जो सिस्टम है डैमेज होने से, खराब होने से बच जाता है। नहीं तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से हमारा जो टैंक है वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए अनलोडर वाल्व यूज की जाती है। तो इसका आंसर था बी, अनलोडर वाल्व। आपने ये वाल्व देख के याद रख लेना, ये पिक्चर किसका है, अनलोडर वाल्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 209, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड इन द एयर ब्रेक सिस्टम। चित्र में दर्शाए गए एयर ब्रेक प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताओ। भाई अब ये पिक्चर जो दी गई क्वेश्चन के साथ इसको देख के आपने बताना है कौन सा उपकरण है, और ये भी कहाँ यूज किया जाता है, एयर ब्रेक सिस्टम में यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ए है एयर टैंक, बी है ब्रेक वाल्व, सी है ब्रेक चैम्बर, और डी हमारा अनलोडर वाल्व। तो अनलोडर वाल्व तो आप देख ही चुके, ये तो नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन में दी गई है पिक्चर ये है हमारी ब्रेक वाल्व की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं, ब्रेक वाल्व ऐसे दिखती है, लेकिन अगर ऐसा कट सेक्शन देखोगे, डायग्राम देखोगे, तो वो इस प्रकार से यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ पर 2 नट लगे हुए हैं, यहाँ से प्रेशर की सप्लाई होती है, और आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में जो ब्रेक वाल्व का काम क्या होता है, इट कंट्रोल द पोर्शन ऑफ द एयर गोज इनटू द ब्रेक। भाई कितनी एयर ब्रेक के अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करती है हमारी ब्रेक वाल्व। इसका काम है कि जो ड्राइवर ने किसी भी सिचुएशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में कितनी इंटेंसिटी के साथ पेडल दबाया है, ब्रेक दबाया है, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रेशर हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को चाहिएगा, उसकी सप्लाई कौन करता है, हमारा ब्रेक वाल्व करती है। तो इसका काम है कितनी एयर अंदर भेजनी है सिस्टम में, वो ये डिसाइड करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 210, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्लैक एडजस्टर फॉर एस कैम ब्रेक। एस कैम ब्रेक में स्लैक एडजस्टर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो पिक्चर है आपको दी गई क्वेश्चन के साथ, तो आपने बताना है यहाँ पर जो पार्ट है उसका नाम क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास ब्रेक कैम, बी है एडजस्टिंग नट, सी है ब्रेक ड्रम, और डी हमारा कैम्प रोलर। तो जो पिक्चर है यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैं इरेज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो ये पार्ट है ये हमारी कैम है, और भाई देखो इसको एस टाइप इसीलिए बोलते हैं, इसकी शेप कैसी है, एस जैसी। हमारा जो इंग्लिश का लेटर एस है उसी शेप में होता है। आपको समझाने के लिए मैंने एक रंगीन डायग्राम लिया ताकि आप समझ सको। तो इसका जो हेड होता है एस टाइप का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एस कैम ब्रेक। तो इस कैम के साथ जो ये पार्ट लगा हुआ है जिसका नाम पूछा गया क्वेश्चन में, ये हमारा कैम रोलर। याद रखना ये क्या है, कैम रोलर। ऊपर क्या हमारी कैम शाफ्ट है और नीचे क्या कैम रोलर है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा डी, इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शन क्या है कैम रोलर का, इज द ट्रांसलेशन ऑफ रोटरी मोशन फ्रॉम द कैम शाफ्ट टू द लीनियर मोशन। इसका काम क्या है, कैम शाफ्ट का जो रोटरी मोशन है, जो कैम शाफ्ट घूम रही है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है,
हमारे ब्रेक लगाते समय उसके लीनियर मोशन में उसको कन्वर्ट कर देती है, और उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेक शू है वो एक्सपेंड हो जाएगा और ब्रेक ड्रम की तरफ वो चला जाएगा, और ब्रेक ड्रम को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, और व्हीकल को स्टॉप भी कर सकता है अगर आपने ज़्यादा ब्रेक लगाए हैं तो, या आपने अगर हल्के ब्रेक लगाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, व्हीकल की कम हो जाएगी। तो यही इसका काम होता है भाई। जो कैम शाफ्ट की रोटरी मोशन उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लीनियर मोशन में, कैम रोलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्वेश्चन 211, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रेक एडजस्टर, ब्रेक समायोजक का नाम बताओ। ये पिक्चर दी गई है आपको क्वेश्चन के साथ, आपने बताना है ये जो हमारा ब्रेक एडजस्टर है ये कौन से टाइप का है। ऑप्शन आपके पास है स्लैक एडजस्टर फॉर एस कैम ब्रेक, बी है वेज टाइप ब्रेक एडजस्टर, सी है स्लेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर, और डी है स्नेल एंड कैम टाइप एडजस्टर। तो जो पिक्चर में दिखाया गया है ये है हमारा स्लेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर, आपने याद रखना है। और कैसे इसको पहचान कर सकते हो, तो स्लेटेड का मतलब होता है दांतेदार, जिसमें दांत हो या टिथ हो इस प्रकार से। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसमें क्या है, टिथ है, और ये यहाँ भी आप देख सकते हो इसमें क्या थोड़े दांतेदार से कटे हुए हैं। एडजस्ट, ये ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको आप टाइट करना है, लूज करना, ब्रेक को कितना एडजस्ट करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये स्लेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 212, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर ब्रेक रोटर एंड ब्रेक पैड्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार। विमान और रेसिंग कारों के लिए ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, कौन सी सामग्री, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है हमारे जो एयरक्राफ्ट है और कार है उसमें ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड बनाने में। ऑप्शन आपके पास है सिंटर्ड एलॉय, बी है कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट, सी हमारा एस्बेस्टोस, और डी है कॉपर ब्रास एंड स्टील। तो जो हमारे ब्रेक रोटर हैं, ब्रेक पैड हैं, वो बनाए जाते हैं कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट से, इस सामग्री से बनाए जाते हैं। और दिखने में ये सामग्री इस प्रकार से होती है, आपने याद रखना है। और जो कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट होते हैं इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये वेट में हल्के होते हैं, स्ट्रेंथ में मजबूत होते हैं, उनकी लाइफ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए ये मटेरियल यूज किया जाता है हमारी कार में, एयरक्राफ्ट में ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी होगा, कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, व्हाट इज द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग। सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग में कौन सी धातु का मिश्रण होता है, आपने बताना है। उसके मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, किसके, सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग के। ऑप्शन आपके पास है कार्बन फाइबर, बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी है फाइन पॉलिश्ड स्टील वुल, या डी है कार्बन कंपोजिट। तो जो सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग है आर नोन फॉर देयर हाई फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड एबिलिटी टू डेसिपेट हीट इफेक्टिवली। भाई जो सेमी मेटेलिक हमारी लाइनिंग होती है वो किसके लिए जानी जाती है, उसका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और डेसिपेट हीट इफेक्टिवली। और जो ब्रेकिंग लगाते हैं, यूज करते हैं, तो ब्रेकिंग करते समय हमारी जो हीट है वो भी ज़्यादा जनरेट होती है, तो उसको डेसिपेट भी बहुत अच्छे से ये कर देता है। और मेकिंग देम स्टेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस ब्रेकिंग सिचुएशन। जो हाई परफॉर्मेंस ब्रेकिंग सिस्टम है वहाँ इसका यूज किया जाता है, किसका, सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग का। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है हमारा फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल, यानी कि महीन पॉलिश किया हुआ स्टील की ऊन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है, याद रखना। और ये कैसे होता है, इस प्रकार का मटेरियल होता है। ये जो पिक्चर दिखाई गई है मैंने आपको समझाने के लिए ली है, ये हमारा फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल जिसका यूज किया जाता है सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग को बनाने के लिए। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 214, व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन द ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग। ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में उपयोग किया जाने वाला बंधन सामग्री क्या है, यानी कि जो ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग है उसमें बाइंडिंग मटेरियल, जो मटेरियल जोड़ने के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है क्या है। ऑप्शन आपके पास है रेजिन, बी है माइका, सी है एस्बेस्टोस, और डी है हमारा फाइबर ग्लास। तो जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है ऑर्गेनिक ब्रेकिंग लाइनिंग में वो यूज किया जाता है रेजिन। आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कौन सा रेजिन, पर्टिकुलरली फिनोलिक रेजिन का यूज किया जाता है जोड़ने के लिए। और फिनोलिक रेजिन ऐसा दिखता है, इसको समझाने के लिए मैंने पिक्चर आपको ली है। और इसका काम क्या होता है, एज ए एडहेसिव, एज ए ग्लू काम करता है। जो कंपोनेंट हैं उनको होल्ड करके रखता है, ग्लू करके चिपका के रखता है, यही इसका काम होता है। और बॉन्डिंग के साथ साथ ये ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, थर्मल स्टेबिलिटी है और फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक है वो भी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका रेजिन का यूज किया जाता है एज ए बाइंडिंग मटेरियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 215, व्हाट इज द परमिटेड ब्रेक पेडल ट्रेवल इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसमें निर्धारित ब्रेक पेडल ट्रेवल कितना परमिट किया जाता है, कितना अलाउ किया जाता है या कितना हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रेक पेडल ट्रेवल होता क्या है। ब्रेक पेडल ट्रेवल रेफर टू द डिस्टेंस ऑफ द ब्रेक पेडल मूव व्हेन ड्राइवर अप्लाइज फोर्स टू इट, यानी ब्रेक पेडल पर जो फोर्स लगाता है ड्राइवर, तो वो जो पेडल है कितना मूव करता है, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना परमिटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास है 2 से 12 mm, बी है 6 से 12 mm, सी है 7 से 12 mm और डी है 9 से 12 mm। तो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। जो परमिटेड है ब्रेक पेडल ट्रेवल वो हमारा 7 से 12 mm के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 7 से 12 mm। तो ये आपने याद रखना है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 216, व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर का प्रकार क्या है। ये जो डायग्राम है आपको दिया गया क्वेश्चन के साथ, समझाने के लिए मैंने एक रंगीन डायग्राम भी लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पिक्चर। तो ये व्हील सिलेंडर है, आपने बताना है कौन से टाइप का व्हील सिलेंडर है। ऑप्शन ए है आपके पास डबल पिस्टन विद द स्ट्रेट बोर, बी है सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर, डी है डबल पिस्टन विद द स्टेप बोर और डी है बैफल टाइप पिस्टन व्हील सिलेंडर। तो ये जो टाइप है भाई, जिसमें यहाँ पर 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, इनके अंदर पिस्टन हम एक यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर। में पिस्टन क्या है, जो व्हील सिलेंडर सिंगल है, इसलिए इसका नाम भी क्या, सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पिक्चर आप यहाँ भी देख सकते हो, इसके दोनों साइड यहाँ पर देखो ये स्प्रिंग लगे हुए हैं। इस स्प्रिंग का काम, ये कौन सा स्प्रिंग है, शू रिट्रैक्टिंग ये स्प्रिंग है। पीछे क्वेश्चन भी आया था। और ये यहाँ पर आपके सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें पिस्टन क्या है, सिंगल पिस्टन है, इसलिए इसका नाम भी सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 217, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक द ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक में जो ब्रेक ड्रम होता है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, बी है हाई कार्बन स्टील का, सी स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का या डी हाई स्पीड स्टील का। तो जो ब्रेक ड्रम है वो बनाए जाते हैं भाई कास्ट आयरन के, और स्पेशल टाइप होती है तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन, विशेष प्रकार का कच्चा लोहा इसके लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। आपको याद ही रखना पड़ेगा ब्रेक ड्रम किससे बनते हैं, कास्ट आयरन के बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रम ब्रेक सिस्टम। ड्रम ब्रेक सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये आपका ड्रम ब्रेक सिस्टम है, इसमें जो ये पार्ट है यहाँ पर ये दिया गया है, इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेक शू, बी है व्हील सिलेंडर, सी है बैक प्लेट और डी है हमारा शू होल्ड डोवेन पिन। तो ये जो पार्ट है हमारा पीछे प्लेट की तरह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बैक प्लेट, याद रखना है, आसान भी है। ये जो प्लेट है पिछली साइड की, इसको हम बैक प्लेट भी कहते हैं या टोर्क प्लेट भी इसका नाम आ सकता था। अगर बैक प्लेट ना दिया हो तो टोर्क प्लेट भी इसको कहा जा सकता है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है, जो बैक प्लेट है इट प्रोवाइड द सॉलिड बेस फॉर द अदर ब्रेक कंपोनेंट। जो यहाँ दिख रहे हैं आपके सारे ब्रेक कंपोनेंट, ये जाकर कहाँ लगते हैं, बैक प्लेट में ही लगते हैं। तो उनका एक बेस देने के लिए काम करती है कौन, हमारी बैक प्लेट उनको बेस देती है जिस पर ये लगाए जा सकते हैं। एंड सर्व एज द प्रोटेक्टिव शील्ड, एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड का भी काम करते हैं, इनको बचा कर भी रखती है धूल मिट्टी से, बारी कोई मुसीबत उससे भी बचा कर रखती है। तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड का भी काम करती है और एज ए सॉलिड बेस भी प्रोवाइड करती है जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्रेकिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 219, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ब्रेक। ब्रेक का प्रकार क्या है, ये भाई आपको पिक्चर दी गई क्वेश्चन में, इस पिक्चर को देख के आपने बताना है कौन से टाइप का ब्रेक है। ऑप्शन ए है आपके पास इंटीग्रल टाइप ब्रेक, बी है एयर असिस्टेड पावर ब्रेक, सी है मल्टीप्लायर टाइप ब्रेक और डी है पेडल असिस्टेड टाइप ब्रेक। तो ये जो पिक्चर दी गई है यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर एक बिल्लो लगा हुआ है, यहाँ पर एयर जाएगी यहाँ से और इन सिलेंडरों से होती हुई आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, एयर असिस्टेड पावर ब्रेक है भाई, याद रखना आपने इस पिक्चर को देख के। यहाँ से अगर बिल्लो टाइप दिखे आपको, यहाँ से ऊपर से पेडल दबाएंगे, ये दबेगा, प्रेस हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर आगे ट्रांसफर होता रहेगा यहाँ से। तो बी पर टिक करेंगे, एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक। पिक्चर में दिखाया गया ब्रेक का प्रकार क्या है। अब ये पिक्चर आपको दी गई है, इसको देख के आपने बताना ये कौन से टाइप का ब्रेक है। ऑप्शन वही है इंटीग्रल टाइप, मल्टीप्लायर टाइप, पेडल असिस्टेड टाइप, एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। एयर असिस्टेड आप देख चुके हैं तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से देख सकते हो इतना बड़ा ये पैडल इसमें दिखाया गया पिक्चर में, इस पैडल को देख के आपने समझ जाना ये क्या है, पैडल असिस्टेड टाइप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, पैडल असिस्टेड टाइप। इतना बड़ा पैडल इसीलिए दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ये पैडल असिस्टेड टाइप है, सी पर टिक करेंगे उस क्वेश्चन के लिए, आसान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 221 221 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। वैक्यूम सहायता प्राप्त पावर ब्रेक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये पिक्चर आप पहले भी देख चुके हो, उसमें इस पूरी पिक्चर को देख के आपने बताना है कौन से टाइप का ब्रेक सिस्टम है। तो उसमें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता था, पिक्चर को देख के आपने बताया था ये क्या है, वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक है भाई। और ये बीच में जो पार्ट था ये क्या था हमारा, वैक्यूम बूस्टर है। इसी को देख के हमें पता लग जाएगा ये कि वैक्यूम टाइप ब्रेक सिस्टम है। अब इसमें भी जो ये अंदर लगी हुई है ये जो पार्ट है इसका नाम पूछा गया है। इस पार्ट का नाम क्या है जिसको इसने एक्स कहा है। ऑप्शन आपके पास है मास्टर सिलेंडर है, बी है बूस्टर सिलेंडर है, सी है वैक्यूम कंट्रोल वाल्व और डी है हमारा ब्रेक पैडल लिंकेज। तो ये जो बूस्टर सिलेंडर तो पूरा ही बूस्टर सिलेंडर है, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट लगा हुआ है इसको बोलते हैं वैक्यूम कंट्रोल वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कंट्रोल वाल्व है जो कंट्रोल करती है हमारे वैक्यूम को, कितना वैक्यूम इसमें क्रिएट होगा। तो वैक्यूम कंट्रोल वाल्व है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 222 व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व इन द ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व का उद्देश्य क्या है। ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसमें वाल्व का एक पिक्चर दी गई थी, उस पिक्चर को देख के आपने बताना था कौन सी ब्रेकिंग वाल्व थी। तो ये ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व का यहाँ उद्देश्य पूछा है, उसका काम क्या, तो वहां भी मैंने समझा था, अब भी समझाते हैं। जिसको याद होगा वो क्वेश्चन का जवाब वैसे भी दे देगा। ऑप्शन ए है आपके पास रिड्यूस द ब्रेक पैडल एफर्ट, ब्रेक पैडल के प्रयास को कम करना। बी है इंक्रीज द ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ब्रेकिंग दक्षता को बढ़ाना। सी है प्रोवाइड बैलेंस्ड ब्रेकिंग, संतुलित ब्रेकिंग प्रदान करना। और डी है प्रिवेंट फ्रंट व्हील लॉकअप, सामने वाले पहियों को लॉक होने से रोकना इसका काम है। तो भाई जो ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व है वहां भी मैंने बताया था प्रोपोर्शनिंग, प्रोपोर्शन में बांट देती है किसको, प्रेशर को। जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो अगर आप जितना तेज ब्रेक आप लगाते हो, जो पीछे वाला वेट है पूरी गाड़ी का वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आगे वाले एक्सल पे ट्रांसफर हो जाता है। तो जो आगे वाले पहिए हैं, आगे वाला एक्सल है, उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है ब्रेक की, जबकि पीछे वाले पहियों को, पिछले वाले एक्सल को कम रिक्वायरमेंट है। तो ब्रेक प्रोपोर्शनल वाल्व यही करती है, जहां ज्यादा जरूरत होती है वहां ज्यादा प्रेशर भेजती है, जहां कम जरूरत होती है वहां कम प्रेशर भेजती है, यानी कि प्रोवाइड द बैलेंस्ड ब्रेकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बैलेंस्ड ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है। यहां मैंने लिखा भी हुआ है इट रेगुलेट ब्रेक फ्लूइड प्रेशर बिटवीन द फ्रंट एंड रियर ब्रेक। भाई ये जो फ्रंट और रियर ब्रेक है उनके बीच में प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या इंश्योर करती है, इंश्योरिंग द बैलेंस्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, ताकि जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो बैलेंस हो सके। क्योंकि व्हेन अ व्हीकल ब्रेक्स, जब भी व्हीकल पर ब्रेक लगाते हैं, वेट ट्रांसफर टू द फ्रंट एक्सल, तो सारा जो वेट है फ्रंट एक्सल पर ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से रिक्वायरिंग मोर ब्रेकिंग फोर्स एट द फ्रंट, तो फ्रंट में उसको ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स की जरूरत होती है। इसलिए जो ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व है वो क्या करती है, आगे प्रेशर ज्यादा भेजती है जबकि पीछे कम है, तो वो क्या करती है, ब्रेकिंग में बैलेंस बनाती है। तो प्रोवाइड बैलेंस्ड ब्रेकिंग इसका आंसर हो जाएगा, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 223 वेयर द नॉन रिटर्न वाल्व इज लोकेटेड इन द सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर। तो जो केंद्रीय फीड मास्टर सिलेंडर होता है उसमें जो गैर रिटर्न वाल्व होती है वो कहां पर स्थित होती है, उसकी पोजीशन इसमें पूछा गया है। वैसे नॉन रिटर्न वाल्व होती क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व अलाउ फ्लूइड टू फ्लो इन द वन डायरेक्शन, यानी कि नॉन रिटर्न, नाम में भी देख सकते हो, नॉन रिटर्न, वापस नहीं आने देगी फ्लूइड को, केवल एक डायरेक्शन में भेजती है, आगे भेजती है, उसके बाद जो फ्लूइड चला गया उसको वापस नहीं आने देगी, केवल इसका जो प्रेशर है एक डायरेक्शन में जाता है, फ्लो जो है एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको नॉन रिटर्न वाल्व कहा जाता है। और ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, ये रिजर्वोयर से ब्रेक कैलिपर में भेजती है किसको, फ्लूइड को, वापस वहां से नहीं आने देगी। तो अब पूछा गया कि भाई इसकी पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ ये लगी होती है। ऑप्शन है ऑन द रिजर्वोयर, रिजर्वोयर पर जी नहीं, ऑन द सिलेंडर हेड जी नहीं, ऑन द बाईपास पोर्ट जी नहीं, ऑन द पिस्टन हेड यस। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, जो पिस्टन का हेड है, सिरा है, उस पे ये लगी होती है, कौन सी, नॉन रिटर्न वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑन द पिस्टन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 224 व्हाट इज द ब्रेक पैडल फ्री प्ले रेंज परमिटेड व्हाइल एडजस्टिंग। समायोजन करते समय ब्रेक पैडल फ्री रेंज क्या है या कितना उसको परमिट किया गया, कितना अलाउड किया गया है। तो जो पैडल फ्री प्ले है वो क्या होता है, पैडल फ्री प्ले रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ द ब्रेक पैडल मूव बिफोर द ब्रेक एंगेज, यानी कि आपने पैडल दबाया लेकिन ब्रेक नहीं लगे, तो बीच में जो खाली होता है, जो पैडल दबाते हैं हम लेकिन ब्रेक नहीं लगते, उसी को क्या बोलते हैं, पैडल प्ले बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है भाई उस पैडल प्ले को कितना जब एडजस्ट करते हैं तो कितना रखा जाता है, किस रेंज में उसको रखा जाता है। ऑप्शन आपके पास है 4 mm से 8 mm के बीच में, बी है 8 mm से 10 mm के बीच में, सी है 6 mm से 12 mm के बीच में और डी है 13 mm से 18 mm के बीच में। तो इस वैल्यू को भी आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, 6 mm से 12 mm रखा जाता है हमारा जो ब्रेक पैडल फ्री प्ले है।
तो इतना हम रख सकते हैं, इतना अलाउड होता है, इतना परमिटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 mm से 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 225 What is the precautionary measure to be adopted while removing the secondary piston to prevent damage? सेकेंडरी पिस्टन को हटाते समय अक्षति को रोकने के लिए कौन सी पूर्व सावधानियात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए। यानी कि भाई जो सेकेंडरी पिस्टन को जब आप रिमूव करते हो और वो डैमेज ना हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर अपनाए जाते हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। ए है रिमूव द सर क्लिप बिफोर, भाई पहले सर क्लिप निकाली जाती है। बी है रिमूव रिटेनिंग स्प्रिंग बिफोर, भाई सबसे पहले स्प्रिंग को रिमूव किया जाता है। सी है रिमूव द स्टॉपर बोल्ट बिफोर, जो स्टॉपर बोल्ट है सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है। डी है रिमूव द रिटर्न स्प्रिंग बिफोर, सबसे पहले रिटर्न स्प्रिंग को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर है उसमें आपने याद रखना है, इसमें क्या करते हैं, रिमूव द स्टॉपर बोल्ट बिफोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो स्टॉपर बोल्ट होता है सबसे पहले उसको रिमूव किया जाएगा, इसके बाद बाकी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी रहेगा, अपने याद रखना है। अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 226। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जी सेंसर, जी सेंसर का उद्देश्य क्या है। जो वाहन में जी सेंसर यूज किया जाता है उसका उद्देश्य पूछा गया है। पहले ये समझ लो जी सेंसर होता क्या है। अ जी सेंसर इन ए कार आल्सो नोन एज द ग्रेविटी सेंसर, इस सेंसर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंसर भी कहते हैं। जी से क्या बनता है, ग्रेविटी सेंसर। एंड इज यूज टू मेजर एक्सेलरेशन और चेंज इन द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। भाई जो वाहन है उसकी स्पीड में कोई चेंज आता है, डायरेक्शन में कोई चेंज आता है, उसको मेजर करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए ग्रेविटी सेंसर का यूज किया जाता है। जी सेंसर आर यूज्ड इन द डैशकैम, कहाँ यूज करते हैं हम, डैशकैम में यूज करते हैं। एंड अदर व्हीकल सिस्टम लाइक एयरबैग डिप्लॉयमेंट एंड इमरजेंसी कॉल सिस्टम एटसेट्रा। डैशकैम में इसका यूज करते हैं, एयरबैग डिप्लॉय करने के लिए इसका यूज करते हैं, इमरजेंसी कॉल सिस्टम में इसका यूज करते हैं। कैसे समझते हैं, देखो डैश कैम क्या करता है, डैश पे लगा हुआ एक कैम होता है जो रिकॉर्ड करता है वीडियो व्हीकल के सामने की। तो जब भी कोई इमरजेंसी आती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एकदम से झटका लग के गाड़ी रुक जाती है एक्सीडेंट में। तो डैश कैम पे अगर जी सेंसर लगा हो तो वो क्या करेगा, वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेगा, उसको सेव कर लेगा एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले की और एक्सीडेंट के बाद की, ताकि पता लग सके कि एक्सीडेंट के कारण क्या थे। इसी प्रकार एयरबैग में भी जैसे गाड़ी कोई एक्सीडेंट होता है तो स्पीड में गाड़ी थी, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ ही सेकंड में वो जीरो हो जाता है। तो एकदम से जो सडन चेंज आता है स्पीड का वो सेंस मेजर कर लेता है जी सेंसर और क्या करता है, एयरबैग को ओपन कर देता है भाई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और वो जो पैसेंजर उसको बचा सकता है। इसी प्रकार इमरजेंसी कॉल सिस्टम के लिए भी यूज किया जा सकता है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जी सेंसर मेजर करके इमरजेंसी अगर नंबर है तो वो उसको कॉल भी कर सकता है, भाई ऐसे इमरजेंसी आई। तो जी सेंसर का आपने देख लिया क्या होता है और इसका यूज। अब आपको इन ऑप्शन से आंसर खुद ही पता लग जाएगा। ऑप्शन क्या दे रखी हैं, ए है लॉकिंग प्रेशर इनसाइड द व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर के अंदर दबाव को लॉक करता है, जी नहीं। बी है मेजरिंग डिसलरेशन रेट ऑफ द व्हीकल, वाहन के धीमी होने की दर को मापता है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है, भाई कितनी स्पीड से उसका जो रेट है वाहन के धीमे होने का उस दर को माप लेता है और उसको सेंस कर लेता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रिड्यूस द प्रेशर एट द व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर के प्रेशर को दबाव को कम करना, नहीं। डिटेक्ट व्हील लॉकअप कंडीशन, ये भी नहीं आंसर होगा। अब यहाँ बताया था जी सेंसर क्या करता है, जो वाहन है उसकी स्पीड में जो चेंजेज है वो मेजर करता है। तो यही ये लिखा हुआ है मेजरिंग डिसलरेशन रेट ऑफ द व्हीकल, वाहन की धीमी होने की दर को मापता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 227, विच डिवाइस डिटेक्ट द ड्रिवन व्हील स्पिन थ्रू द सेंसर, कौन सा उपकरण सेंसर के माध्यम से चलाए गए पहिए की स्पिन का पता लगाता है। भाई जो हमारा व्हील है वो कितनी स्पीड से स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको कैसे सेंस करता है, किसकी मदद से और कौन सेंस करता है, कौन सी वो डिवाइस है जो सेंसर की मदद से उसको सेंस करती है। ऑप्शन आपके पास हैं, ए है ईबीडी, बी है ईसीयू, सी है टीसीएस और डी है ईएलएसडी। मैंने समझाने के लिए आपको सबकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। देखो ईबीडी का होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ईसीयू होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और टीसीएस होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ईएलएसडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो चारों की जो फुल फॉर्म है ये भी याद कर लेना, आगे जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी आएंगे। इसका जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है इसका आंसर रहेगा हमारा ईसीयू। जो ईसीयू होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये सेंस करती है हमारी व्हील स्पिन को। यहाँ लिखा भी मैंने है ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट डिटेक्ट द व्हील स्पिन वाया व्हील स्पीड सेंसर। जो व्हील स्पीड सेंसर लगे होते हैं उनकी मदद से जो हमारा ECU होता है व्हील स्पिन को डिटेक्ट करता है कितनी स्पीड से हमारा व्हील स्पिन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 228,
हाउ द ईबीडी, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था ईबीडी, मैंने फुल फॉर्म बताई थी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ द ईबीडी फेलियर इंडिकेटेड टू द ड्राइवर। अगर आपका ईबीडी जो सिस्टम है वो विफल हो जाए, खराब हो जाए, फेल हो जाए, तो चालक को वो कैसे संकेत करता है, कैसे उसको बताता है कि वो जो ईबीडी सिस्टम है वो वाहन का खराब है। ऑप्शन ए है आपका पीप साउंड इन द कैबिन, भाई कैबिन में पीप की आवाज करता है। बी है इंडिकेशन लैंप इन द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में सूचनात्मक लैंप ऑन कर देगा। सी है ग्लोइंग द पार्किंग लैंप, पार्किंग लैंप का जलना। और डी है फ्लिकरिंग द टेल लैंप का चमकना। तो जो अगर ईबीडी सिस्टम हमारा, देखो यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर ये खराब हो जाता है तो हमारा जो पार्किंग लैंप है वो ग्लो करना लग जाएगा और ड्राइवर को पता लग जाएगा कि उसमें खराबी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है जब हमारे ब्रेक वाहन के हम लगाते हैं तो उस पर पार्किंग लैंप क्या है, ऑन हो जाता है। तो अगर ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो भी ग्लोइंग द पार्किंग लैंप से वो इंडिकेट कर देगा ड्राइवर को कि ईबीडी में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई खराबी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 229, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीसीएस एंड ईएलएसडी ब्रेक सर्किट ऑफ द व्हील। तो इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। टीसीएस क्या होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, और ईएलएसडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इन दोनों का जो एडवांटेज, इनका फायदा क्या है ब्रेक सर्किट में यूज करने का। ऑप्शन ए है आपके पास रिड्यूस द प्रेशर एट द व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर के प्रेशर को, दबाव को कम करता है। बी है रिड्यूस द फ्लूइड प्रेशर, तरल के दबाव को कम करता है। सी है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ इंजन टॉर्क ऑफ द ग्रिप रेट, भाई ग्रिप दरों के आधार पर इंजन टॉर्क का स्वचालित समायोजन करता है। डी है अवॉइड व्हील लॉकअप बाय द रिलीजिंग प्रेशर, दबाव छोड़कर पहिया लॉकअप होने से बचाता है। तो जो हमारा टीसीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, ये क्या करता है, ग्रिप रेट के आधार पर हमारे इंजन के टॉर्क को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने ये याद रखना है। देखो कैसे, थोड़ा सा मैं इसको आइडिया भी दे देता हूं आपको। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग जैसा कि नाम में भी है, ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जो स्लिपरी कोई आपका रोड है, जैसे बर्फ में कोई गाड़ी चल रही है, तो ट्रैक्शन यानी कि हमारा वाहन अनकंट्रोल ना हो जाए, तो उसको बचाता है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। वो क्या करता है, जो व्हील में सेंसर लगे होते हैं, उन सेंसर की मदद से देख लेता है कौन सा हमारा पहिया व्हीकल की स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, कौन सा उससे कम ज्यादा स्पीड पर रोटेट कर रहा है। तो वो क्या करता है, जब लगता है उसका वाहन ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंजन का टॉर्क है, जो इंजन की शक्ति है, उसको एडजस्ट कर देता है, कम ज्यादा कर देता है। लगता है कि वाहन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो इंजन के टॉर्क को क्या कर देता, कम कर देता। तो ग्रिप रेट के आधार पर भाई जो हमारे पहिए हैं सड़क के ऊपर, उनकी ग्रिप कितनी है उसको सेंस करके उस ग्रिप रेट के अनुसार वो क्या करता है, इंजन के टॉर्क को एडजस्ट कर देता ऑटोमेटिकली। कौन, टीसीएस एंड ईएलएसडी दोनों सिस्टम मिलकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 230, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। यहां पूछा है भाई जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उसका कार्य क्या होता है। मैंने यहां समझाने के लिए लिख भी दिया है, द फंक्शन ऑफ ए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इज टू प्रिवेंट व्हील स्पिन एंड मेंटेन ट्रैक्शन ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पार्टिकुलरली ऑन द स्लिपरी सरफेस। मैंने भी बताया भी था, जो स्लिपरी सरफेस होता है, जैसे कि बर्फ में या कोई गिल्ली सड़क पे जो स्लिपरी रोड है, वहां हमारा व्हीकल चल रहा है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, व्हील स्पिन से बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है, व्हील को स्पिन होने से बचाता है, स्किड होने से, स्लिप होने से, फिसलने से बचाता है हमारा टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। और कैसे करता है, इट डज दिस बाय डिटेक्टिंग व्हील स्लिपेज एंड देन ईदर रिड्यूसिंग द इंजन पावर और अप्लाइंग ब्रेक टू इंडिविजुअल व्हील टू रिगेन द डायरेक्शन। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा गया था, उसमें बताया था क्या करता है, व्हील स्लिपेज को डिटेक्ट करता है, फिर उसको अगर कंट्रोल करने के लिए या तो क्या करता है, इंजन की पावर को कम कर देता है ऑटोमेटिकली, जैसे पिछले क्वेश्चन में आंसर में था, या क्या कर देता है, इंडिविजुअल व्हील में, जिस व्हील में उसको लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, उसमें ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो इन दोनों सिस्टम की मदद से वो क्या करता है, व्हीकल को कंट्रोल में रखता है, स्लिप होने से बचाता है। तो ये काम होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का। आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर पता भी लग चुका है। ए ऑप्शन है प्रिवेंट द व्हील स्पिनिंग, यस यही आंसर भी हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही लिखा था भाई, टीसीएस क्या करता है, प्रिवेंट द व्हील स्पिन, व्हील स्पिन को, व्हील स्पिनिंग को, पहियों को घूमने से रोकता है, बल्कि इसका ऐसे होना चाहिए, स्पिनिंग यानी फिसलने से रोकता है,
भाई टीसीएस कट क्या करता है, हमारे व्हील को फिसलने से बचाता है, स्पिन होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। और कैसे करता है, उसको लगता है अगर हमारा व्हील स्पिन ज्यादा हो रहा है तो या तो क्या कर देगा, इंजन की पावर को कम कर देगा, या उस इंडिविजुअल व्हील में क्या कर देगा, ब्रेकिंग, तो ब्रेक लगाकर या इंजन की पावर को कम करके वो प्रिवेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 231, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईबीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ईबीडी का एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में क्या कार्य है? ऑप्शन आपके पास है, इट कंट्रोल द स्लिप इन द फ्रंट व्हील, सामने वाले पहिए की फिसलन को नियंत्रित करता है। बी है, इट कंट्रोल द स्लिप इन द रियर व्हील, यहाँ पिछले वाले पहिए होने चाहिए, जो पिछले वाले पहिए हैं उसकी फिसलन को नियंत्रित करता है। सी है, इट इंक्रीज द ब्रेक प्रेशर ऑन द रियर व्हील, जो पिछले पहिए उन पर ब्रेक का दबाव को बढ़ाता है। डी है, इट इंप्रूव द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल, ये वाहन की दिशा में स्थिरता को बेहतर बनाता। चार ऑप्शन है, तो पहले इसको समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ईबीडी इन द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंश्योर द राइट अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड टू द ईच व्हील। ये क्या करता है, जो ईबीडी किसकी मदद से, एबीएस की मदद से ये देखता है कि जो प्रत्येक व्हील है, चार पहिए हैं, तो सभी में जो ब्रेकिंग फोर्स की राइट अमाउंट जानी चाहिए। किस पे डिपेंड करता है भाई वो, लाइक वेट डिस्ट्रीब्यूशन, रोड कंडीशन कैसी है, व्हीकल की स्पीड क्या है, तो चारों पहियों में हमें अलग अलग ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है ताकि व्हील के लॉकअप, व्हील को लॉक होने से बचाया जा सके और जो स्टॉपिंग पावर है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और हमारा व्हीकल क्या है, कंट्रोल में रहे, स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेकिंग और द अनस्टेबल रोड कंडीशन। भाई अगर हमारे रोड की कंडीशन अनस्टेबल है या इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़ जाए तो वहां ये ईबीडी काम करता है हमारा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलकर। एंड इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द स्लिप ऑफ द फ्रंट व्हील बट द रियर व्हील, जो फ्रंट व्हील है उसकी स्लिप को ये नहीं कंट्रोल करता बल्कि किसका करता है, रियर व्हील की स्लिप को कंट्रोल करता है। अब देख लेते हैं आंसर, ये रहा हमारा आंसर, 20 का आंसर हो जाएगा, इट कंट्रोल द स्लिप ऑफ द रियर व्हील, जो पिछले पहिए हैं उसकी फिसलन को नियंत्रित करता है, उसको फिसलने से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, बी पर टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 232, व्हेन मोटर व्हीकल एक्ट केम इनटू द फोर्स, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? आपने बताना इंडिया में जो मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन आपके पास है 1 जुलाई 1989, बी है 1 अप्रैल 1987, सी है 1 अगस्त 1985 और डी है 1 जुलाई 1988। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नाम से भाई, क्योंकि 1988 14 अक्टूबर 1988 को ये बनाया गया था, लेकिन फोर्स में कब आया ये भी याद रखना, जुलाई 1 1989 को, 1 जुलाई 1989 को ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस एक्ट का नाम क्या है, MVA 1988, क्योंकि 1988 में ये बनाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 1989 को। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है कब लागू किया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें डेट में कहीं ना कहीं 1988 भी दिया होगा, जैसे यहाँ पर 1 जुलाई 1988 दिया है, तो वो अगले साल लागू किया गया था, यानी कि 1 जुलाई 1989 को। तो आपने याद रखना है, एक्ट के नाम में 1988 है लेकिन लागू होने की डेट क्या थी, 1 जुलाई 1989। ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 233, हाउ टू डिफाइन अ व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर। भाई 6 यात्रियों से अधिक लेकिन 12 यात्रियों से अधिक नहीं ले जाने के लिए बनाए गए वाहन को कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि उस वाहन में जिसमें 6 से लेकर 12 के बीच में सवारियां होती हैं उस वाहन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास लाइट मोटर व्हीकल, हल्का मोटर वाहन कहेंगे, बी है मैक्सी कैब कहेंगे, सी है गुड्स कैरिज कहेंगे यानी कि माल ढुलाई वाला व्हीकल कहेंगे, और डी है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यानी कि अनुबंध परिवहन कहेंगे। तो भाई जो 6 से लेकर 12 के बीच में यात्री होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्सी कैब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, सेक्शन 2 है जो हमारा एक्ट है, मोटर अधिनियम है, उसका सेक्शन 2 का 22वां पार्ट डिफाइन करता है मैक्सी कैब को। वो बताता है जिस भी व्हीकल में 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा और 12 से कम पैसेंजर होते हैं उसको मैक्सी कैब कहा जाएगा, और एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो 6 और 12 के बीच में जिसमें सवारियां होती है उसको बोलते हैं मैक्सी कैब, और 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 234, व्हाट इज द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल। परिवहन वाहनों को चलाने के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी है। यहाँ पूछा गया है भाई एज लिमिट कितनी डिसाइड की गई है ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए। ऑप्शन आपके पास है 16 साल, बी 18 साल, सी है 20 साल और डी हमारा 22 साल। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं हमारे
परिवहन वाहन जिसको कहते हैं उसके लिए 20 साल की एज लिमिट लगाई गई है, यानी कि 20 साल का ड्राइवर होना चाहिए, 20 साल से कम के ड्राइवर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को नहीं चला सकते। तो 20 साल इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या सी है। लेकिन अगर यहीं पर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता भाई, यानी कि अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो 18 साल हमारा आंसर हो जाता। दोनों चीजें याद रखना। अगर आ जाए ड्राइविंग लाइसेंस टू मोटर व्हीकल अदर देन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 18 साल है, लेकिन यहां पूछा गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 साल एज उम्र निर्धारित की गई है उसको चलाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 साल, नॉन ट्रांसपोर्ट जो कि बाइक और कार आती हैं उसके लिए 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या है। जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं सबसे पहले हमारा लर्नर बनता है, प्रशिक्षु बनता है। तो यहाँ पूछा गया उस लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता है वो कितने दिन की होती है। ऑप्शन आपके पास है 6 महीने, बी है 8 महीने, सी है 10 महीने और डी है 1 साल। इनमें से क्या होगा। तो आप सभी को पता भी होगा जिसने ये लाइसेंस बनवाया होगा, जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी वैधता 6 माह यानी कि 6 महीने होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 236, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होता है उसकी वैधता अवधि क्या है। ऑप्शन आपके पास है 5 ईयर, बी है 10 ईयर, सी है 8 ईयर और डी है हमारा 3 ईयर। तो जो लाइसेंस बनवाया जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस बनाया जाता है उसकी जो वैधता होती है 3 साल होती है। आपने ये याद रखना। स्पेशली किसके लिए, परिवहन वाहन के लिए, जैसे बस और ट्रक के लिए उसकी वैधता 3 साल के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। आपने याद रखना पड़ेगा इसको डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 237, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। गैर परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस की वैधता अवधि कितनी है। ऑप्शन आपके पास है 10 साल, बी है 15 साल, सी है 20 साल और डी हमारा 22 साल। भाई पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, उसकी 3 साल थी। यहाँ पूछा गया है नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसका भी याद रखना, इसकी वैधता होती है 20 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस की वैधता 3 साल है और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हमारे उसकी वैधता 20 साल की होती है। नॉन ट्रांसपोर्ट में जैसे हमारा स्कूटर, बाइक, स्कूटी और कार आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 238, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि कितनी है। भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल काम करता है, पूरी दुनिया में काम करता है, उस ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। ऑप्शन है 2 साल, बी है 3 साल, सी है 1 साल और डी है 5 साल। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, जिस ड्राइवर के पास ये होगा वो इंटरनेशनली कहीं भी ड्राइविंग कर सकता है, तो उसकी वैधता 1 साल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये भी आपने याद रखना पड़ेगा। नॉन, देखो 3 क्वेश्चन आए हैं। जो अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैधता 1 साल है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके लाइसेंस की वैधता 3 साल है और जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसकी वैधता 20 साल है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 239, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। संकेत का नाम बताओ। ये संकेत क्वेश्चन में दिया गया है, आपने बताना ये संकेत क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है गैप इन द मीडियन, मध्य में गैप, बी है नैरो ब्रिज, संकीर्ण पुल और सी है नैरो रोड, संकीर्ण सड़क और डी है हमारा रोड, वाइडन सड़क चौड़ी होती है। तो ये जो इस प्रकार से सिंबल है ऐसे, ये क्या बताता है, यहाँ पर ये जो पुल है ये नैरो है। भाई देख सकते हो यहाँ पर ये सड़क ऐसे चौड़ी है, पीछे सड़क चौड़ी है, आगे जाके जो पुल है नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नैरो ब्रिज यानी कि संकीर्ण पुल है। ड्राइवर को चौकन्ना करता है कि आगे हमारा पुल है और जो कि सड़क से कम साइज का संकीर्ण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ नैरो रोड की भी दी गई है, संकीर्ण सड़क की भी दी गई है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर संकीर्ण रोड की सड़क की बात होती तो हमारा ऐसे होता, पीछे से ऐसे आता सड़क और आगे सिर्फ एक साइड साइन होता भाई, जो दर्शाता है कि पीछे से सड़क चौड़ी है, यहाँ पर इतनी चौड़ी, आगे जाके वो थोड़ी सी संकीर्ण हो जाती है। यहाँ जबकि दोनों तरफ दिखाया गया है, आगे इधर भी चौड़ी सड़क है, पीछे भी चौड़ी सड़क है, बीच में सिर्फ यहाँ नहर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रिज है, पुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 240, व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद रिजिड फ्रेम विद 2 और मोर एक्सल परमिटेड बाय मोटर व्हीकल रूल। मोटर वाहन नियमों द्वारा अनुमति प्राप्त 2 या अधिक दूरी वाले कठोर फ्रेम वाले परिवहन वाहन की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए।
इसमें पूछा गया है जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें फ्रेम रिजिड है और एक्सल 2 या 2 से ज्यादा है, तो उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो कितनी परमिट की गई है हमारे मोटर व्हीकल रूल में, एक्ट में। तो इसमें जो चीजें आती हैं हमारी इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में वो आ जाएंगी जैसे सिंगल यूनिट ट्रक और बसेस। तो इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए बस और ट्रक की लंबाई कितनी परमिट की गई है ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है आपके पास 8 मीटर, बी है 12 मीटर, सी है 6 मीटर और डी है 15 मीटर। तो आपने याद रखना है जिस भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में 2 या 2 से ज्यादा एक्सल होते हैं और फ्रेम रिजिड होता है जैसे कि बस और ट्रक, उसकी जो परमिटेड लंबाई है वो कितनी होती है, 12 मीटर हो सकती है। 12 मीटर से ज्यादा वो लेंथ नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बी पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 241, व्हाट इज द टाइप ऑफ द साइन, निशान का प्रकार बताओ। ये जो निशान है, ये जो साइन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसको देख के आपने बताना ये किसके लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए है पार्किंग साइन है, पार्किंग का निशान ये है। बी है प्रोहिबिटरी साइन, निषेधात्मक निशान है। सी है स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइन, गति सीमा और वाहन नियंत्रण का निशान है। सी है कॉशनरी साइन यानी कि चेतावनी का निशान है। तो जो ये साइन है ये हमारा स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल का साइन है, गति सीमा के लिए और वाहन नियंत्रण के लिए इस सिंबल का, इस साइन का प्रयोग किया जाता है और रोड के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा, सी होगा, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 242, व्हाट डज द ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ट्रैफिक साइन का क्या संकेत है, क्या ये संकेत दर्शाता है। भाई क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया गया है, संकेत को आपने बताना है क्या दर्शाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अच्छे समझने के लिए मैंने एक रंगीन सिंबल भी लिया है क्योंकि सड़क के ऊपर आपको इस प्रकार से सिंबल दिखाई देगा, रेड पट्टी के बीच में 2 ब्लैक एरो दिखाई देंगे। तो आपने बताना है ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए आपके पास 2 वे ऑपरेशन, 2 तरफा संचालन को दर्शाता है। बी क्रॉस रोड यानी चौराहे को दर्शाता है। सी है ट्रैफिक डाइवर्जन यानी कि ट्रैफिक के डाइवर्जन को दर्शाता है। डी है स्लिपरी रोड यानी कि फिसलन भरी सड़क को दर्शाता है। तो साइन में क्या है, एक एरो हमारा ऊपर की तरफ है, एक एरो हमारा नीचे की तरफ है, यानी कि ये दिखाता है कि वाहन इस साइड से उस साइड भी जा सकते हैं और उधर से वाहन इस साइड भी आ सकते हैं, यानी कि सड़क के दोनों तरफ से हमारे वाहन आ जा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, 2 वे ऑपरेशन कहेंगे, 2 तरफा संचालन कहेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 एरो है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जो दर्शाते हैं हमारे वाहन दोनों तरफ जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 243 यानी कि 243, व्हाट डज द ट्रैफिक साइन इंडिकेट। भाई यातायात संकेत का क्या मतलब है। जो ये संकेत ब्लैक एंड व्हाइट दिया गया है, आपको समझाने के लिए मैंने रंगीन पिक्चर भी ली है, आप इसको देख के बताओगे कि ये क्या दर्शाता है। ट्रैफिक साइन, सड़क के ऊपर आपने ये साइन देखे होंगे। ऑप्शन आपके पास है, ए स्कूल को दर्शाता है। बी मैन एट वर्क यानी कि पुरुष काम कर रहे हैं। सी है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग है। डी है साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल के लिए क्रॉसिंग है। तो आप देख सकते हो एक आदमी ऐसे चल रहा है और नीचे ऐसे ये दिए गई हैं। तो जब भी ये साइन दिखे इसका मतलब होता है यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग है, यहाँ से पैदल यात्री जा सकते हैं, सड़क को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 244, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस इन द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर वाहन अधिनियम में शारीरिक फिटनेस की घोषणा के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग किया जाता है। भैया आपने जब भी मोटर व्हीकल एक्ट में अपने खुद की फिटनेस की डिक्लेरेशन देनी हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है फॉर्म 1, बी है फॉर्म 1A, सी है फॉर्म 9 और डी है फॉर्म 20। तो जो शारीरिक फिटनेस की डिक्लेरेशन दोगे आप, समझ जो डिक्लेरेशन होती है कि भाई मैं पूरी तरह से किसी भी वाहन को चलाने के लिए फिट हूं, जो डिक्लेरेशन दी जाती है उसके लिए होता है हमारा फॉर्म 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर 1 भी 2 दिए गए हैं, एक 1 और एक 1A है, इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा दोनों के लिए। जो फॉर्म 1 है, दिस फॉर्म इज द सेल्फ डिक्लेरेशन वेयर एप्लीकेंट असेस्ड देयर फिजिकल फिटनेस टू ड्राइव। भाई फॉर्म 1 वो होता है जहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देता है कोई भी एप्लीकेंट, वो बताता है कि भाई मैं किसी भी वाहन को चलाने के लिए फिजिकली फिट हूं, उसके लिए फॉर्म 1 होता है। और जो फॉर्म 1A होता है वो रिक्वायर्ड होता है पार्टिकुलरली केस में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या कोई डेंजरस व्हीकल है, उस प्रकार के स्पेशल टाइप के जो व्हीकल है उसको चलाने के लिए जो फिटनेस की जरूरत होती है उसके लिए फॉर्म 1A होता है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं काम चलेगा, इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ सिंपल पूछा गया है जो सेल्फ डिक्लेरेशन है फिटनेस की वो कौन से फॉर्म में होती है, तो फॉर्म 1 में होती है। तो फॉर्म 1 इसके लिए यूज किया जाता है, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 245, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म LLD इन द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर वाहन अधिनियम में जो फॉर्म LLD है उसका उपयोग क्या है। अभी भाई बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे
इसमें सारे फॉर्म के बारे में बताया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको याद ही करने पड़ेंगे। अलग अलग फॉर्म होते हैं, कहीं लाइसेंस बनवाने के लिए, कहीं आरसी बनवाने के लिए, कहीं फिटनेस के लिए, कहीं गाड़ी को बेचने के लिए, खरीदने के लिए अलग अलग फॉर्म का यूज किया जाता है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में, तो सभी को आपको याद करना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पूछेगा फॉर्म LLD, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जो उपयोग होता है, दिस फॉर्म इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस व्हेन द ओरिजिनल इज लॉस्ट, स्टोलन, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। भाई ये कहता है ये फॉर्म जब यूज किया जाता है जब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो DL है वो कहीं गुम हो जाए, चोरी हो जाए, खराब हो जाए या वो बिल्कुल नष्ट हो जाए, तो उस केस में डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के लिए फॉर्म LLD का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ए है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जी नहीं। रजिस्ट्रेशन फॉर मोटर व्हीकल, मोटर वाहन का पंजीकरण के लिए, जी नहीं। इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल जो ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको गुम होने की जो इंटीमेशन है और डुप्लीकेट निकलवाने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं LLD फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 246, व्हाट इज द परमिटेड ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्रैक्टर ट्रेलर गुड्स व्हीकल एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ट्रैक्टर ट्रेलर माल वाहन की अनुमत कुल ऊंचाई क्या है। भाई इसमें बताना है जो ट्रेलर होते हैं, बड़े ट्रेलर होते हैं जो सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसकी जो परमिटेड ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई उसकी हो सकती है मैक्सिमम, ये बताना है। ऑप्शन ए है नॉट टू एक्सीड 4.2 मीटर, 4.2 मीटर से ज्यादा नहीं। बी है 4.75 मीटर से ज्यादा नहीं। सी है 4.50 मीटर से ज्यादा नहीं। और डी है 4 मीटर से अधिक नहीं। तो याद रखना है जो ट्रैक्टर ट्रेलर होते हैं माल वाहन के लिए यूज किया जाता है, उसकी जो परमिटेड हाइट है वो है 4.2 मीटर। याद रखना भाई, इस ज्यादा हाइट का वाहन सड़क के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता मोटर वाहन अधिनियम के तहत, अगर हमारा ट्रैक्टर ट्रेलर माल वाहन है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आपने याद रखना 4.20 मीटर इसका आएगा जो मैक्सिमम ऊंचाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 247, व्हाट डज रेड सर्कल इंस्ट्रक्ट इन द ट्रैफिक साइन। लाल वृत्त यातायात संकेतों में क्या निर्देश देता है। भाई आपने बहुत सारे संकेत ऐसे देखे होंगे जो लाल सर्कल के अंदर होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए दिखाए भी हैं। सर्कल है उसके अंदर देखो अलग अलग संकेत यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है व्हाट शुड बी डन, भाई क्या किया जाना चाहिए। जो रेड सर्कल के अंदर है वो दर्शाता है क्या करना है, जी नहीं, रेड सर्कल ये नहीं बताता। बी है व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। जो भी संकेत रेड सर्कल के अंदर होंगे उसका मतलब होगा ये सड़क के ऊपर नहीं करने हैं, ये बैन है। तो इसका मतलब जो रेड सर्कल में होता है व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका आंसर होगा बी पर टिक करेंगे। सी है इंफॉर्मेशन साइन और डी है क्वेश्चनरी साइन, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो इस तरह से जो भी रेड सर्कल के अंदर होगा साइन वो बताता है क्या नहीं करना है, व्हाट शुड नॉट बी डन। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 248, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्म 33 यूज्ड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फॉर्म 33 का उद्देश्य क्या है जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में उपयोग किया जाता है। भाई जब आरसी बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उसमें फॉर्म 33 यूज किया जाता है, फॉर्म 33 यूज किया जाता है। इसका यूज क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके पास नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और व्हीकल, भाई स्वामित्व और वाहन के परिवहन की सूचना के लिए यूज करते हैं। बी है रिन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए यूज करते हैं। सी है इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस, पते में बदलाव की सूचना के लिए करते हैं। डी है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम के पंजीकरण के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जो फॉर्म 33 है उसका प्रयोग किया जाता है इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ द एड्रेस। अगर जिसके नाम पे आरसी है उसका एड्रेस चेंज हो जाए तो आरटीओ ऑफिस को सूचना देने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म 33। तो इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी पर टिक करेंगे। आपने याद रखना पड़ेगा फॉर्म 33 चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, पते के में बदलाव की सूचना के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 249, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द टेम्परेरी ऑथोराइजेशन ऑफ यूज ऑफ व्हीकल व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एक्सपायर्ड। भाई वाहन के अस्थायी उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म की आवश्यकता है जब फिटनेस का प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो। भाई आपका जो फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है
लेकिन आपको एक टेम्परेरी ऑथराइजेशन, एक टेम्परेरी परमिशन चाहिए अपने वाहन को चलाने के लिए। तो अगर वो परमिशन लेनी है तो आप किस फॉर्म के तहत कौन सा फॉर्म जमा कराओगे आरटीओ ऑफिस में, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है ए फॉर्म CF सब, बी है फॉर्म CFRA, सी ऑप्शन है फॉर्म CFA और डी ऑप्शन है फॉर्म LLD। तो यहाँ जो CF है उसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, और जो टेम्परेरी अनुमति लेनी है, अस्थायी अनुमति लेनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म CF सब। आपने याद रखना पड़ेगा, CF का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पर टिक करेंगे। बाकी आप देख सकते हो जो CF है बाकी इन दो ऑप्शनों में भी दे रखा है CF। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो फॉर्म CFRA है ये यूज किया जाता है जब भी आप नए व्हीकल खरीदते हो। भाई नए व्हीकल की खरीदारी के समय इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ ये जो CF सब लिखा हुआ है ये जब आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एक्सपायर हो जाए तब यूज करते हैं। तो याद रखना CFRA न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन CF सब जब आपका एक्सपायर हो जाए तब यूज करते हैं। आगे फॉर्म CFA ये भी सर्टिफिकेशन है फिटनेस की, लेकिन तब यूज की जाती है कुछ स्पेशल केसों में यूज की जाती है, तो इसको भी कंफ्यूजन नहीं होना। और जो LLD है इसका प्रयोग जो डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए करते हैं। भाई अगर आपका लाइसेंस गुम हो जाए और वो नया बनवाना तब उसका LLD फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया था टेम्परेरी ऑथराइजेशन लेनी है, अनुमति लेनी है, उसके लिए फॉर्म CF सब का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 250, वाई द फॉर्म 9 इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 9 की आवश्यकता क्यों होती है, या ऐसे पूछ सकते हैं फॉर्म 9 का यूज क्या है, कहां इसको यूज करते हैं। ऑप्शन ए है टू इंटीमेट लॉस ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना देने के लिए। बी ऑप्शन है फॉर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। सी है टू डिक्लेयर फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस की घोषणा के लिए। और डी है फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्म 9 है वो यूज होता है फॉर रिन्यूएबल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, भाई ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैधता खत्म हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसका नया बनवाने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए फॉर्म 9 का यूज किया जाता है, याद रखना, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक है। जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तो इनमें से कौन सा फॉर्म जरूर से जरूर भरना पड़ेगा। ऑप्शन ए है फॉर्म 20, बी है फॉर्म 30, सी है फॉर्म CFA और डी है फॉर्म LLD। तो जब भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तो उसके लिए फॉर्म LLD की जरूरत पड़ती है, ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी फॉर्म के लिए भी मैंने लिख रखा है, ये भी याद रख सकते हो। जो फॉर्म 20 है वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए यूज किया जाता है जब आप नया वाहन खरीदते हैं। फॉर्म 30 का यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जब वाहन को बेच दिया जाता है या ओनरशिप को ट्रांसफर करना होता है तब फॉर्म 30 यूज करते हैं। और CFA आपको पता है फिजिकल फिटनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा था भी जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्म LLD आपने याद रखना है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो RC है, पंजीकरण प्रमाण पत्र है, उसके लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके पास है फॉर्म 1A, बी है फॉर्म 29, सी है फॉर्म 26 और डी है फॉर्म CFRA। तो जो RC बनवाने के लिए जरूरत पड़ती है वो है हमारा फॉर्म 26 यानी कि फॉर्म 26 का प्रयोग किया जाता है रजिस्ट्रेशन RC के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। जितने भी फॉर्म है सभी को एक बार थोड़ा सा ध्यान देके समझ लीजिए, आपको ये याद रखने पड़ेंगे और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से मिल ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्म है, तो सभी को ध्यान से देखो। यहाँ पूछा गया था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, RC के लिए फॉर्म 26 की जरूरत पड़ती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 253, वेयर फॉर्म 30, भैया फॉर्म 30 की बात की गई है, इज यूज्ड इन द मोटर व्हीकल एक्ट। फॉर्म 30 मोटर वाहन अधिनियम में कहाँ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द मोटर व्हीकल, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना के लिए। रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए। सी है इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ द एड्रेस, पते के परिवर्तन की सूचना के लिए। डी है इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। तो जो फॉर्म 30 है वो यूज किया जाता है रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द मोटर व्हीकल,
मोटर वाहन के स्वामित्व के स्थानांतरण की रिपोर्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। भाई कोई अपने वाहन को बेच देता है या उसका रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम करवाना चाहता है, ओनरशिप किसी और को देना चाहता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है फॉर्म 30। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सेम थी, लेकिन जो पहला वाला शब्द इसमें नोटिस लिखा हुआ है, यहाँ पर रिपोर्ट लिखा हुआ है। यह सूचना नहीं देनी है, रिपोर्ट देनी है। तो इस अंतर को भी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बी रखना हमने, जहां रिपोर्ट लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द मोटर व्हीकल, रिपोर्ट करने के लिए, ना कि नोटिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 254, विच टाइप ऑफ फॉर्म इज यूज्ड टू डिक्लेयर मेडिकल फिटनेस इन द मोटर व्हीकल एक्ट? मोटर वाहन अधिनियम में चिकित्सा फिटनेस घोषित करने के लिए किस प्रकार के फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फॉर्म 20, बी है फॉर्म 26, सी है फॉर्म 1A और डी है फॉर्म 9। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉर्म 1A का प्रयोग किया जाता है। वैसे ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, उसमें फॉर्म 1 दिया गया था, लेकिन यहाँ फॉर्म 1 नहीं है, और फॉर्म 1 और 1A दोनों ही डिक्लेरेशन के लिए दिए जाते हैं, फिटनेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ फॉर्म 1 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? फॉर्म 1A इसका आंसर हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे। अगर दोनों दे रखे होते तो फॉर्म 1 के लिए हम जाते, क्योंकि मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था। फॉर्म 1 है सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद डिक्लेयर करता है कैंडिडेट भी मैं फिट हूँ, लेकिन 1A कब यूज करते हैं? जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये प्रमाण पत्र किसी चिकित्सक द्वारा बनाया जाता है, डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ केवल फॉर्म 1A दिया गया था, तो इसलिए आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 255, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द इंजन नॉइस? इंजन शोर के लिए योगदान देने का कारण क्या होगा? तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है। अगर इंजन में से नॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो रिलीफ वाल्व है वो दोषपूर्ण है। जी नहीं। इनकरेक्ट क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, गलत गुणवत्ता का ईंधन। यस, ये आंसर हो सकता है भाई, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही रहेगा। बी पर टिक करेंगे। अगर जो क्वालिटी है फ्यूल की, ईंधन की, वो इनकरेक्ट है, खराब है, तो हमारे इंजन से नॉइस आनी शुरू हो जाएगी, आवाज आनी शुरू हो जाएगी। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिफेक्टिव फ्यूल इंजेक्शन पंप, अगर इंजेक्शन पंप खराब है, जी नहीं। लो कंप्रेशन प्रेशर, निम्न संपीड़न दबाव है, तो भी नहीं। इसमें एक ही आंसर फिट बैठता है, इनकरेक्ट क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। अगर फ्यूल की, ईंधन की गुणवत्ता सही नहीं है, तो हमारे इंजन में से आवाज आएगी, शोर आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 256, व्हाट विल बी द प्रोबेबल रीजन ऑफ लो ऑयल प्रेशर? भाई कम तेल दबाव का संभावित कारण क्या होगा? जो ऑयल हम इंजन में यूज करते हैं उसका प्रेशर लो है, तो इन 4 में से क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए आपके पास है वोर्न आउट कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, घिसा हुआ कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट बियरिंग हो सकता है इसका रीजन। बी ऑप्शन है डिफेक्टिव इंजेक्टर, खराब इंजेक्टर इसका रीजन है। सी है मोर क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले, जो क्रैंकशाफ्ट की उसमें एंड प्ले है। डी है कार्बन डिपॉजिट ऑन द पिस्टन हेड, कार्बन जमा हो गया है पिस्टन हेड पर, उसके कारण लो प्रेशर है। तो जो लो ऑयल प्रेशर है उसका संभावित रीजन इनमें से हो सकता है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, वोर आउट कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट बियरिंग। भाई कैमशाफ्ट की या क्रैंकशाफ्ट की जो बियरिंग है वो वोर्न आउट हो जाए, घिस जाए, तो जो ऑयल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, ये रीजन हो सकता है लो ऑयल प्रेशर का, कि वोर्न आउट कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट बियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 257, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्लॉग्ड ऑयल स्ट्रेनर इन द संप? संप में अवरुद्ध तेल फिल्टर का परिणाम क्या होगा? जो आपका संप है उसमें जो ऑयल स्ट्रेनर है वो क्लॉग्ड हो चुका है, जाम हो चुका है, रुक चुका है, तो उसका क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए है आपके पास हाई ऑयल प्रेशर, तेल का दबाव ऊंच हो जाएगा। बी है लो ऑयल प्रेशर, जो तेल का दबाव वो कम हो जाएगा। सी है लो फ्यूल प्रेशर, जो फ्यूल है, ईंधन है, उसका दबाव कम हो जाएगा। और डी है हाई ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत ज्यादा हो जाएगी। तो जो ऑयल स्ट्रेनर होता है उसका काम क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझाया है। An oil strainer primary function is to remove large contaminants and debris from oil. भाई जो ऑयल स्ट्रेनर होता है इसका काम ये होता है हमारे तेल में से, ऑयल में से जो डेब्रीज हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, यानी जो बाहरी तत्व है, गंदगी है, उसको रिमूव करना है। इट एक्ट एज ए कोर्स फिल्टर, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो अगर ये जाम हो जाए, रुक जाए, अ क्लॉग्ड स्ट्रेनर डायरेक्टली कॉजेज अ नोटिसेबल डिक्रीज इन द फ्लो रेट ऑफ द ऑयल एंड अ ड्रॉप इन द आउटलेट प्रेशर। तो यही क्लॉग्ड हो जाए, स्ट्रेनर क्या हो जाए? जाम हो जाए, तो क्या होगा?
हमारा जो फ्लो रेट है ऑयल का वो ड्रॉप हो जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आउटलेट कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा बी ऑप्शन में लो ऑयल प्रेशर, यानी कि ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी पर टिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 258, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग। गलत इंजेक्शन समय का परिणाम क्या होगा। अगर फ्यूल को इंजेक्ट करने की जो टाइमिंग है वही इम्प्रॉपर है, गलत है, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है हमारे इंजन पर। ऑप्शन आपके पास है, लो पावर जनरेशन, शक्ति का उत्पादन कम होगा। बी है हाई फ्यूल कंजम्पशन, जो ईंधन की खपत है वो ज्यादा हो जाएगी। सी है इंजन डज नॉट स्टार्ट, इंजन शुरू ही नहीं होगा। और डी है हाई ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत ज्यादा हो जाएगी। भाई अगर इंजेक्शन टाइमिंग है, जब फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं स्पेशली डीजल इंजन में, तो जो टाइमिंग होती है उस पे हम कब इंजेक्ट करते हैं, जब हमारे एयर का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और जैसे इंजेक्ट करेंगे उसमें एकदम से कंबस्टन हो जाता है। लेकिन अगर वो टाइमिंग गलत हो जाएगी तो हमारा इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा। अगर इंजेक्शन की टाइमिंग क्या है, गलत है, सही प्रेशर पे हम इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं डीजल को, फ्यूल को, ईंधन को, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इंजन शुरू नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना आसान ही है, अगर सही टाइम पे हमारा फ्यूल इंजेक्ट नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। सी आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 259, व्हाट इज द आउटकम ऑफ स्टार्टिंग इंजन विद कोरोडेड बैटरी टर्मिनल। जंग लगे बैटरी टर्मिनल के साथ इंजन शुरू करने का परिणाम क्या होगा। ये कहता है कि अगर आपके बैटरी के टर्मिनल कोरोडेड हो चुके हैं, उन पे जंग लग चुका है, तो उसका क्या परिणाम होगा। आपको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर ली है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक कार की बैटरी है और उसी कार की बैटरी के जो टर्मिनल है वो कोरोडेड हो चुके हैं। कोरोडेड का मतलब क्या होगा, हम ये कह सकते हैं हमारे जो टर्मिनल है उनके ऊपर व्हाइट, ब्लू या ग्रीन पाउडरी सब्सटेंस जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, कोरोडेड टर्मिनल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे टर्मिनल कोरोडेड हैं, जंग लगे हुए हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा। ऑप्शन आपके पास है, ए है इंजन रन इरेटिकली, इंजन असामान्य रूप से चलेगा। बी है लो पावर जनरेशन, कम ऊर्जा का उत्पादन होगा। सी है इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन शुरू ही नहीं होगा। इंजन विल बी ओवरहीटेड, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। भाई अगर ऐसे टर्मिनल आपके खराब हैं, उन पे काफी जंग लगा हुआ है, उसके ऊपर व्हाइट, ब्लू या ग्रीन कोई पाउडरी सब्सटेंस जमा हो चुका है, तो हमारे इंजन को स्टार्ट होने के लिए जो करंट चाहिए, जो वोल्टेज चाहिए, वो नहीं मिलेगी और हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, सी, इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन शुरू ही नहीं होगा अगर हमारी बैटरी के टर्मिनल कोरोडेड है, हमें करंट ही नहीं मिल रहा है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो जो करंट वोल्टेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी ये बैटरी और हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो सी पे टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 260, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंजन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ लूज फैन बेल्ट। ढीले पंखे की बेल्ट के मामले में इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है फैन बेल्ट है वो लूज है, ढीली है, तो उसका क्या असर होगा इंजन की परफॉर्मेंस पर। फैन बेल्ट कहां लगी होती है ये दिखाने के लिए मैंने एक पिक्चर ये ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये इंजन का पिक्चर है और ये आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर बेल्ट लगी हुई हैं। इनमें एक बेल्ट हमारी फैन को ऑपरेट करती है, फैन को चलाती है। तो इसमें कहा गया अगर फैन बेल्ट ही लूज है तो उससे क्या होगा, जो वाटर पंप है हमारा रोटेट स्लो करेगा भाई, जिससे हमारा वाटर पंप जुड़ा हुआ जोन सी बेल्ट से अगर वो ढीली है तो वो हमारी रोटेशन है उतनी स्पीड से वो घूम नहीं पाएगा। अगर उतनी स्पीड से नहीं घूम पाएगा तो हमारा वाटर पंप भी क्या है, कम स्पीड हो जाएगी पंप की, जिसकी वजह से जो कूलेंट का फ्लो हो वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कूलेंट उतना नहीं पहुंच पाएगा इंजन में जितना चाहिए, उसकी वजह से इंजन क्या हो जाएगा, हमारा ओवर हीट हो जाएगा, उतना कूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कूलेंट की मात्रा वो क्या होगी, कम हो गई है। किसकी वजह से, वाटर पंप की स्पीड कम होने की वजह से। और वाटर पंप की स्पीड क्यों कम हुई, क्योंकि हमारी बेल्ट क्या है, लूज है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा इसके कारण। तो ऑप्शन ए है इंजन ओवरहीटिंग, इंजन का अधिक गर्म होना, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ए पर टिक करेंगे बिना दूसरी ऑप्शन को देखे। भाई इंजन ओवरहीट हो जाएगा अगर हमारी फैन बेल्ट क्या है, लूज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंजन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ एयर इन द फ्यूल सिस्टम। ईंधन प्रणाली में हवा होने की स्थिति में इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके फ्यूल में एयर है, भाई आपका जो ईंधन आप यूज कर रहे हो पेट्रोल या डीजल, उसमें एयर है, एयर ट्रैप हो चुकी है, हवा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है हाई फ्यूल कंजम्पशन, उच्च ईंधन खपत होगी। बी है इंजन रन्स इरेटिकली, इंजन अनिश्चित या डबाडोल तरीके से चलेगा। सी है हाई ऑयल कंजम्पशन,
तेल की खपत ज्यादा हो जाएगी। डी है हमारा लो फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन की जो खपत है कम हो जाएगी। तो भाई आपको याद रखना है, अगर आपके तेल में, फ्यूल में, जो पेट्रोल डीजल आप गाड़ी में यूज कर रहे हो उसमें एयर की मात्रा है, एयर उसमें ट्रैप हो चुकी है, तो इंजन रन इरेटिकली, यानी कि हमारा इंजन अनिश्चित और डबाडोल तरीके से चलेगा, झटके देकर चलेगा भाई, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा क्योंकि उसके अंदर एयर है। फ्यूल जितना चाहिए फ्यूल की बजाय एयर उसके अंदर जा रही है, जिसकी वजह से वो झटके लगेंगे, उसमें वो प्रॉपर स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंजन रन्स इरेटिकली, इंजन अनिश्चित और डबाडोल तरीके से चलेगा। तो बी पर टिक करेंगे, ये भी याद रखना, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 262 262, व्हाट इज द कॉज ऑफ इरेटिक रनिंग ऑफ द इंजन? इंजन के अनियमित, अनिश्चित या डबाडोल चलने का क्या कारण हो सकता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था भाई, अगर हमारे फ्यूल में एयर चली जाए तो भी हमारा इंजन इरेटिकली रन करता है, इरेटिकली चलता है, डबाडोल तरीके से वो चलता है। अब चार उसके अलावा भी ऑप्शन दी गई है, इन चार ऑप्शन में से भी देखना आपने, इनमें से भी क्या कारण हो सकता है कि हमारा इंजन इरेटिकली रन कर रहा है। ऑप्शन ए है आपके पास डिफेक्टिव रेडिएटर प्रेशर कैप, अगर हमारे रेडिएटर की कैप दोषपूर्ण है। बी है वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल, ईंधन में पानी का होना। सी है लो कंप्रेशन प्रेशर, हमारा जो कंप्रेशन प्रेशर है वो दबाव है वो कम है। और डी है हमारा क्लोग्ड एयर क्लीनर, अगर हमारा एयर क्लीनर जाम है। तो भाई एक कारण आपने देखा था, अगर फ्यूल में एयर है तो वो इरेटिकली चलता है, डबाडोल तरीके से चलता है। तो उसी प्रकार अगर आपके फ्यूल में वाटर प्रेजेंट है, पानी की मात्रा है, तो भी हमारा इंजन इरेटिकली चलेगा, वो प्रॉपर स्मूथली नहीं चलेगा, झटके देकर डबाडोल तरीके से चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों ही बातें आपने याद रखनी है। अगर आपके फ्यूल में, ईंधन में हवा की मात्रा या पानी की मात्रा है तो हमारा इंजन कैसे चलेगा? इरेटिकली चलेगा। हिंदी में बात करें तो अनियमित, अनिश्चित या डबाडोल तरीके से चलेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 263, व्हाट कॉजेज हाई ऑयल प्रेशर? उच्च तेल दबाव का क्या कारण होगा? भाई आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, आपने बताना है हमारे ऑयल का प्रेशर ज्यादा है तो इन चार में से क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए आपके पास डिफेक्टिव ऑयल पंप, अगर आपका तेल पंप दोषपूर्ण है। बी है वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल, ईंधन में जल की उपस्थिति है। सी है डिफेक्टिव रिलीफ वाल्व, जो दोषपूर्ण राहत वाल्व है। डी है डिफेक्टिव फ्यूल फीड पंप, अगर आपका फीड पंप दोषपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर आपके ऑयल का प्रेशर ज्यादा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है, अगर आपकी रिलीफ वाल्व डिफेक्टिव है तो भी जो इंजन ऑयल है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी पर टिक करेंगे। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है, The pressure relief valve is designed to release the excess pressure when exceed a certain level। भाई जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होती है उसका काम ही यही होता है, जिस भी सिस्टम में वो लगाई जाती है, अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा प्रेशर हो जाए तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को वो क्या कर देती है? रिलीज कर देती है, बाहर छोड़ देती है। तो अगर वो डिफेक्टिव है, हमारी रिलीफ वाल्व ही डिफेक्टिव हो जाएगी तो जो एक्सेसिव प्रेशर है उसको वो रिमूव नहीं कर पाएगी। तो वो जो एक्सेसिव प्रेशर है उसके कारण हमारा ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही पूछा गया था कि इनमें से क्या रीजन है कि हमारे इंजन ऑयल का प्रेशर क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है, उच्च हो चुका है। तो अगर हमारी प्रेशर रिलीफ वाल्व डिफेक्टिव है, खराब है, दोषपूर्ण है, तो ये कारण बन सकता है हमारे ऑयल प्रेशर के ज्यादा होने का। तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 264, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मोर कार्बन डिपॉजिट ऑन द पिस्टन हेड? अगर आपके पिस्टन हेड पर कार्बन की मात्रा का जमाव अधिक हो गया तो उसका क्या परिणाम होगा? आपको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर ली है, ये पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर क्या है आप देख सकते हो, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन जमा हो चुका। ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हो, ये क्या, इस पे कार्बन जमा हुआ है। तो इस पे अगर कार्बन ज्यादा जमा हो गया है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके पास इंजन ओवरहीट हो जाएगा, इंजन अधिक गर्म हो जाएगा। बी है हाई फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन की खपत ज्यादा हो जाएगी। सी है लो पावर जनरेशन, शक्ति का उत्पादन कम होगा। या डी है इंजन नॉइस, इंजन में से आवाज आएगी। तो अगर आपके पिस्टन पे इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में कार्बन जमा हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके इंजन में से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, नॉइस आनी शुरू हो जाएगी, शोर आना शुरू हो जाएगा एक अलग तरह का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना, अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन जमा होता है तो उसकी वजह से हमारे इंजन में क्या है, नॉइस या आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 265, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंजन परफॉर्मेंस इफ द लो विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल इज यूज्ड?
यदि कम विस्कोसिटी ग्रेड का तेल प्रयोग किया जाता है तो इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई यहाँ पर अगर जो इंजन ऑयल हम यूज करते हैं उसकी विस्कोसिटी लो है, वो कम चिपचिपा है, कम गाढ़ा है। ऑयल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? इंजन को ठंडा रखने के लिए, उसमें चिकनाई देने के लिए उसको, ताकि वो चिकना रह सके, उसकी मूवमेंट अच्छे से उसके स्मूथली हो सके, उसका जो वियर एंड टियर है वो कम से कम हो। लेकिन अगर हमने लो विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी उसको चाहिए उससे कम विस्कोसिटी हमने यूज की है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है हाई फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन की खपत ज्यादा होगी। बी है लेस ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत कम होगी। सी है एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन, अत्यधिक तेल की खपत होगी। और डी है इंजन विल बी ओवरहीटेड, इंजन अधिक गर्म हो जाएगा। तो भाई अगर लो विस्कोसिटी का तेल हमने यूज किया है तो उसकी वजह से जो ऑयल की कंजम्पशन है, जिस ऑयल को हमने यूज किया उसी ऑयल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। यहाँ फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ है ऑयल से लेना। जो हम तेल यूज कर रहे हैं इंजन में, उस तेल की जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाएगी। उसको वही काम करने के लिए जो काम एक हाई विस्कोसिटी ऑयल कर सकता था, अब कम विस्कोसिटी ऑयल का हम यूज कर रहे हैं तो उतना ही काम करने के लिए जो खपत है वो बढ़ जाएगी, ऑयल हमारा ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत ज्यादा हो जाएगी अगर हम लो विस्कोसिटी ग्रेड का यूज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वीक कंप्रेशन प्रेशर, कमजोर संपीड़न दबाव का परिणाम क्या होगा। यहाँ पूछा गया है कि अगर कंप्रेशन प्रेशर कम है, क्योंकि जब इंजन में हम एयर फ्यूल मिक्सचर को या एयर को कंप्रेस करते हैं तो एक निश्चित दबाव तक उसको प्रेस किया जाता है, उसके बाद उसमें कंबस्टन किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि कंप्रेशन प्रेशर ही वीक है, कमजोर है, तो उसका क्या परिणाम होगा। ऑप्शन ए है आपके पास हाई ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत ज्यादा बढ़ जाएगी। बी है लो फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन की खपत कम हो जाएगी। सी है लो पावर जनरेशन, शक्ति का उत्पादन कम होगा। या डी है इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन नहीं चलेगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हैं, ये पढ़ लेते हैं। वीक और लो कंप्रेशन प्रेशर इन द इंजन रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबस्शन और मिसफायर, रिड्यूस्ड पावर जनरेशन एंड डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग। भाई ये कहता है कि अगर हमारे इंजन में जो कंप्रेशन प्रेशर है वीक है, लो है, तो उसके कारण हमारा कंबस्टन क्या होगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा, फायर मिस हो सकती है। और रिड्यूस्ड पावर जनरेशन, जो पावर जनरेशन है, पावर का जो उत्पादन है, शक्ति का उत्पादन है, वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। तो ऑप्शन में ये दे रखा है लो पावर जनरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाई अगर हमारा कंप्रेशन प्रेशर वीक है, लो है, कमजोर है, तो उसकी वजह से हमारा शक्ति का उत्पादन, जो इंजन में शक्ति पैदा होनी चाहिए थी, उससे कम पैदा होगी, कम जनरेट होगी। तो लो पावर जनरेशन, या कह सकते हैं हम कम शक्ति का उत्पादन होगा। तो सी पर टिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 267, व्हाट इज द कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन। भाई कम पावर उत्पादन का क्या कारण हो सकता है? इन 4 कारणों में से आपके इंजन में पावर जनरेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इन 4 में से क्या रीजन हो सकता है? ए है इनप्रॉपर टैपेट क्लियरेंस, भाई गलत टैपेट क्लियरेंस है। बी है हाई ऑयल लेवल, तेल का स्तर उच्च है। सी है इंजन ओवरहीटिंग, इंजन अधिक गर्म हो रहा है। डी है लो ऑयल विस्कोसिटी, कम तेल की विस्कोसिटी। तो इनमें से क्या रीजन हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इनप्रॉपर टैपेट क्लियरेंस। भाई अगर टैपेट क्लियरेंस है वो इनप्रॉपर है, गलत है, सही अमाउंट में नहीं है, तो पावर जनरेशन कम हो सकती है। इसका ये रीजन हो सकता है। तो ए पर टिक करेंगे। अब समझते हैं कि टैपेट क्लियरेंस होता क्या है। समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर ली है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये फिलर गेज इसमें बीच में डाल रखा है, यही है हमारी टैपेट क्लियरेंस। ये जो टैपेट क्लियरेंस क्या होती है मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है। टैपेट क्लियरेंस रेफर टू द स्मॉल गैप बिटवीन द वाल्व स्टेम एंड द रोकर आर्म। ये जो रोकर आर्म है और वाल्व की जो स्टैम्प है उसके बीच का जो गैप है, इसको हम टैपेट क्लियरेंस कहते हैं। और व्हेन टैपेट क्लियरेंस इज इधर टू टाइट और टू लूज, भाई अगर ये हमारा गैप ज्यादा या कम होगा तो इसकी वजह से द वॉल टू नॉट ओपन एंड क्लोज प्रॉपरली, जो वाल सही समय पर ओपन और क्लोज होनी चाहिए थी वो प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं होंगी, जिसकी वजह से कंप्रेशन जो प्रेशर कम हो जाएगा, कंबस्टन इनकम्प्लीट होगा, अल्टीमेटली लॉस ऑफ द पावर, और अल्टीमेटली हमारी पावर का क्या होगा? लॉस होगा। तो हमारी पावर क्या होगी? कम जनरेट होगी। यही तो पूछा गया था भाई, लो पावर जनरेशन का क्या रीजन है? तो ये रीजन हो सकता है इनप्रॉपर टैपेट क्लियरेंस। तो जो टैपेट क्लियरेंस है ये प्रॉपर होना चाहिए, इसके अमाउंट ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी जो वाल है सही समय पे खुल और बंद हो सके। तो ये पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 268, व्हाट कॉजेज हाई फ्यूल कंजप्शन
उच्च ईंधन खपत का क्या कारण हो सकता है? भाई अगर किसी व्हीकल का इंजन फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है लेस वाटर लेवल इन द रेडिएटर, रेडिएटर में कम पानी का स्तर। बी है क्लोग्ड एयर क्लीनर, जाम हो गया है हमारा एयर क्लीनर। या सी है डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व दोषपूर्ण है। डी है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्लोग्ड, निकासी मैनिफोल्ड जाम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, क्लोग्ड एयर क्लीनर। अगर एयर क्लीनर ही क्लोग्ड है, जाम है, तो हमारा फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगी वो देख लेते हैं। अ क्लोग्ड एयर फिल्टर रेस्ट्रिक्ट द एयर फ्लो, जो क्लोग्ड एयर फिल्टर है या एयर क्लीनर है वो जाम हो चुका है तो उसकी वजह से एयर फ्लो क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एयर उतनी नहीं जा पाएगी इंजन के अंदर जितनी उसको जाना चाहिए। इसकी वजह से बर्न मोर फ्यूल टू मेंटेन द परफॉर्मेंस। अब इंजन को उतनी ही परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए उसको हवा तो मिल नहीं रही तो फ्यूल को क्या करना शुरू कर देगा? वो ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देगा, ज्यादा बर्न करना शुरू कर देगा। तो दिस इनबैलेंस इन द एयर फ्यूल मिक्सचर कैन लीड टू द रिड्यूस्ड फ्यूल एफिशिएंसी। जो फ्यूल एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे इंजन के अंदर नहीं जाएगा, और ये नहीं जा रहा क्योंकि हमारा एयर क्लीनर क्या है? जाम है, उसकी वजह से प्रॉपर एयर की एंट्री नहीं हो रही है। तो क्लोग्ड एयर क्लीनर हमारे हाई फ्यूल कंजम्पशन का एक कारण हो सकता है। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 269, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्लोग्ड फ्यूल टैंक वेंट होल, ईंधन टैंक वेंट होल के बंद होने का क्या असर पड़ेगा? आप देख सकते हो, आपने किसी टंकी में देखा होगा, यहाँ पर एक इस प्रकार से वेंट होल होता है भाई। इसको हम वेंट होल भी कहते हैं या ब्रीदर होल भी कहते हैं, क्योंकि तेल की जो टंकी होती है वो इसके द्वारा एक तरह से कह सकते हैं हम सांस लेती है। इसी की वजह से एयर यहाँ से एंटर करती है और फ्यूल हमारा फ्यूल टैंक से बाहर निकलता है। अगर ये ना हो तो फ्यूल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही पूछा गया है, अगर ये क्लोग्ड है, जाम हो जाए भाई ये होल, तो उसकी वजह से क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन ए है इंजन डज नॉट स्टार्ट, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। बी है हाई फ्यूल कंजम्पशन, ईंधन की खपत अधिक हो जाएगी। सी है हाई ऑयल कंजम्पशन, तेल की खपत अधिक हो जाएगी। डी है इंजन ओवरहीटिंग, इंजन का अधिक गर्म हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर फ्यूल टैंक का जो वेंट होल है ये एक ब्रीदर की तरह काम करता है, यहाँ से हवा जाएगी तो इस फ्यूल टैंक से हमारा ऑयल आगे इंजन के अंदर जाएगा। अगर यही जाम हो जाए, उसको हवा नहीं मिलेगी, वो वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा जो फ्यूल को रन होने के लिए चाहिए, तो हमारा फ्यूल आगे नहीं जाएगा, और आगे फ्यूल नहीं जाएगा तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो होगा हमारा फ्यूल टैंक वेंट होल क्लोग्ड है, जाम है, तो उसकी वजह से इंजन डज नॉट स्टार्ट, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। इंजन क्यों नहीं स्टार्ट होगा? क्योंकि इफ द वेंट इज क्लोग्ड दिस कैन क्रिएट अ वैक्यूम विद इन द टैंक। अगर ये क्लोग्ड हो जाए, जाम हो जाए, तो उसकी वजह से टैंक में एक वैक्यूम बन जाएगा, प्रिवेंट द फ्यूल फ्रॉम बीइंग ड्रॉन इनटू द फ्यूल लाइन एंड लीडिंग टू स्टार्टिंग डिफिकल्टी। और उसकी वजह से हमारा फ्यूल है, फ्यूल लाइन में आगे नहीं जा पाएगा, इंजन में आगे नहीं जा पाएगा, और इंजन में अगर ऑयल नहीं जाएगा, फ्यूल नहीं जाएगा, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। अब हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 270, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम हमारा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का है, और इसमें जो ये पार्ट है एक्स जिसको इसने लिख रखा है यहाँ पर, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है, इसको कहेंगे इनटेक पोर्ट, बी है इनटेक वाल्व, सी है इनटेक मैनिफोल्ड, और डी है इंजेक्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये पार्ट है हमारा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में, इसको बोलते हैं हम इनटेक मैनिफोल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है इनटेक मैनिफोल्ड है ये, और इनटेक मैनिफोल्ड और इनटेक पोर्ट दो यहाँ पर दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनटेक पोर्ट एक सिंगल इंजन के लिए होता है, और इनटेक मैनिफोल्ड जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, जो मैनिफोल्ड में से एयर फ्यूल मिक्सर आएगा, आगे वो अलग अलग इंजन के पोर्ट में चले जाएगा। यानी पोर्ट इंडिविजुअल सिलेंडर के लिए यूज किया जाता है, और इनटेक मैनिफोल्ड सभी इंजनों के लिए यूज किया जाता है, कि ये कॉमन पैसेज होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, द इनटेक मैनिफोल्ड इज अ पैसेज दैट डिस्ट्रीब्यूट द एयर फ्यूल मिक्सचर टू ईच सिलेंडर। ये एक पैसेज है जो एयर फ्यूल मिक्सचर को एक प्रत्येक सिलेंडर में आगे बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और प्रत्येक सिलेंडर में आगे पोर्ट लगे होते हैं, उसको इनटेक पोर्ट कह सकते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसको इनटेक मैनिफोल्ड कहते हैं, और ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि हर वीडियो की तरह ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से जम गए होंगे, याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।